नमस्कार मित्रों, आज हिंदी साहित्य में सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका मालती जोशी जी की एक प्रसिद्ध कहानी शापित शैशव। कहानी बहुत ही मर्म स्पर्शी है। आप सुनेंगे तो स्वयं इस चीज़ को महसूस करेंगे। तो प्रस्तुत है मालती जोशी जी की कहानी शापित शैशव। दरवाजे की घंटी इतनी जोर से बजी कि क्षण भर को हम सभी सहम गए। मैं समझ गई कि पारुल आई है और खूब भरी हुई आई है। दरवाजा खुलते ही वो घर में दाखिल हुई, पर रोज की तरह दंदनाती हुई अपने कमरे में गुम नहीं हुई। रसोई के दरवाजे पर खड़े होकर उसने तीखी आवाज में पूछा, आपने नीलम के यहाँ फ़ोन किया था? हाँ किया था। और सोनल के यहाँ भी? मैंने स्वीकारोक्त में सिर हिला दिया। क्यों? अब इस क्यों का कोई क्या जवाब दे? इस तरह शहर भर में मुनादी करवाने की क्या जरूरत थी? अब इस सिरफिरी लड़की को कोई कैसे समझाए कि लड़की रात के 10-11 बजे तक घर नहीं लौटती तो घबराहट होती ही है। फिर उसकी मेज पर यहाँ वहाँ लिखे नंबरों को घुमाना भी पड़ता है। दरअसल तुम्हारे पापा यहाँ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने कड़कती आवाज में कहा। पापा घर पर रहें या ना रहें, मेरे लिए शहर भर के फ़ोन खड़खड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव नो राइट एंड आई हेट इट। आइंदा ख्याल रखें, उसने निर्णायक स्वर में कहा और पैर पटकती हुई अपने कमरे में गुम हो गई। गुस्से से, अपमान से मेरा पूरा शरीर कांप रहा था, पर मैंने बड़ी मुश्किल से अपने को जब्त किया। मुझे मालूम था कि लक्ष्मी, रामधन बड़ी उत्सुकता से ये सारा प्रसंग देख रहे हैं। उत्तेजना से उनकी आंखें जैसे फटी जा रही हैं। वे शायद रात से ही घात लगाए बैठे थे कि अब कुछ अभूतपूर्व होकर रहेगा। एक तो सौतेली माँ का ठप्पा और दूसरे बिटिया का ऐसा घनघोर अपराध। पर मैंने उन्हें निराश ही किया। मैं तो अपनी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करना चाहती थी, पर एकदम चुप्पी लगा जाना भी मेरे हक में अच्छा ना होता। वे लोग इसे कमजोरी ही समझते। इसलिए बेजारी की मुद्रा बना मैंने कहा, घर में कोई बड़ा बूढ़ा ना रहे तो ऐसा ही होता है। बच्चों को ना बोलने की तमीज़ आती है, ना रहने का ढंग। अरे बड़ी बूढ़ी थी तो उनकी कौन सी सुनवाई होती थी? रामधन बोला। अम्मा जी बेचारी खुद डरी डरी सी रहती। आया ने मार लड़िया कर मूड पे बिठा लिया था। कुछ कसर थी तो बोर्डिंग में पूरी हो गई। चलो तुम सब्जी छौंको और कुछ नाश्ता पानी चाहिए हो तो पूछ लो। इन बातों का तो कोई अंत ही नहीं है, मैंने सभा का समापन करते हुए कहा और अपने कमरे में चली आई। सारा दिन मेरी आंखों के सामने उसका ही तमतमाया चेहरा घूमता रहा। कैसा तो सुंदर रूप पाया है, पर गुस्से में कितना विकृत हो जाता है। इस लड़की से कैसे पार पाया जाएगा? एक सुव्यवस्थित भविष्य के लालच में मैंने एक ऐसा अनचाहा बोझ उठा लिया। नहीं, अनचाहा कहना तो गलत होगा। उस समय तो कितनी ललक थी, कितना उत्साह था। पर अब डॉक्टर कुमार ने कोई बात नहीं छिपाई थी, पहले से आगाह कर दिया था। रजनी जी, मेरे घर में आपको कोई कष्ट नहीं होगा, कोई असुविधा नहीं होगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ईश्वर की कृपा से सुख सुविधा का सारा सामान घर में मौजूद है। पर हाँ, घर में मेरी एक बिटिया भी है जो अपने में एक समस्या है। बोलती है तो पत्थर सा मारती है। अब तक तो हॉस्टल में थी, इसलिए आचार व्यवहार का कोई ढंग मैं उसे सिखा नहीं पाया हूँ। हाई स्कूल करने के बाद अब मैं उसे घर पर ले आया हूँ। सोचा था कल को उसे शादी करके फिर दूर जाना ही है। कुछ दिन तो बाप के पास रहे, कुछ तो मन के तार जुड़े। पर बड़ा मुश्किल लग रहा है, बल्कि अब तो मैं इस चिंता में घुल रहा हूँ कि इस उजट को ब्याहेगा कौन। अगर कोई माई का लाल दहेज के लालच में ले भी गया तो 4 दिन बाद ही मेरे दरवाजे पर छोड़ जाएगा। इसीलिए पत्नी की मृत्यु के इतने वर्षों बाद मैंने फिर से शादी करने का फैसला लिया है। सोचता हूँ घर में सौतेली ही सही, माँ आएगी तो एक वातावरण बनेगा, कुछ संस्कार जगेंगे। ईमानदारी की बात तो यह है कि यह शादी मैं अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए कर रहा हूँ। सच है, डॉक्टर कुमार ने कोई बात नहीं छिपाई थी, लेकिन फिर भी मैं स्थिति की भयावहता की कल्पना नहीं कर पाई थी। बल्कि मैंने यह रिश्ता एक चैलेंज के रूप में, एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया था। 35 वर्ष की आयु में मुझे 17 साल की लड़की की मां बनने में कोई आपत्ति नहीं थी। अब लगता है उस 17 वर्षीय आफत को देखे बिना ही ये चुनौती स्वीकार करना कितनी मूर्खता थी, कितना पागलपन था। मेरी और पारुल की पहली मुलाकात ही बड़ी लोमहर्षक थी।
बिटिया को उसकी सहेली के यहाँ छोड़कर डॉक्टर केवल एक दिन के लिए इंदौर आए थे। हमारी शादी बहुत ही सादे समारोह में संपन्न हुई। भोज का आयोजन भी लंबा चौड़ा नहीं था। भैया ने केवल कुछ चुनिंदा दोस्तों और परिजनों को ही बुलाया था। फिर भी रात के 11 बज ही गए। भाभी उतनी रात को विदा करने के लिए तैयार नहीं थी, पर इनकी जिद के आगे उन्हें हार माननी पड़ी। कोई बारात की विदाई तो थी ही नहीं। हम दोनों ही कार में बैठकर चले तो 4 बजते बजते घर पहुंच गए। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे लिए बंधनवार सजे होंगे या किसी ने अल्पना डाली होगी। मैंने यह भी नहीं सोचा था कि शहनाई की मंगल ध्वनि मेरा स्वागत करेगी या कि ढोलक की थाप से पूरा मोहल्ला गुंजायमान होगा। हम लोगों की शादी तो एक अनुबंध मात्र थी। भैया भाभी ने उसे एक उत्सव का रूप दे दिया था, बस। इस ओर वो उत्साह नहीं होगा, यह मुझे मालूम था। फिर भी मुंह अंधेरे अपने ही हाथों से ताला खोलकर घर में दाखिल होते मन बुझ सा गया। वेलकम होम, उन्होंने औपचारिकता बरती। थैंक यू, मैंने शिष्टाचार निभाया। थोड़ा सा मुस्कुरा दी ताकि मेरी हताशा जाहिर ना हो। थक गई हो ना, अभी आराम कर लो, इतनी रात में घर क्या देखोगी? जी हाँ, अभी तो अपना कमरा ही दिखा दीजिए। कमरे में जाते ही मन प्रसन्न हो गया। लगा कि आने वाले के सम्मान में इसे नए सिरे से सजाया गया है। डोरमेट से लेकर बाथरूम में रखे टॉवल तक सब कुछ नए नए से थे, नया भी और ताज़ा भी। मन के किसी कोने में जो एक कांटा सा था कि मैं किसी बासी गृहस्थी को सजाने जा रही हूँ, वो कसक एकदम दूर हो गई। वॉश लेकर बाहर आई तो देखा ये कॉफ़ी लिए मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं। थैंक यू, मैंने मग उठाते हुए कहा, पर यह धन्यवाद मेरी औपचारिकता नहीं थी। मैंने हृदय से उनका आभार माना था। इस समय सचमुच कुछ पीने का मन हो रहा था, पर घर में कोई था ही नहीं जो अनुरोध करता। अपने आप बनाना कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं सचमुच कृतज्ञ थी कि मुझे आते ही रसोई में पैर नहीं देना पड़ा। मैं तो सोच रही थी कि अब तो सुबह होने को है, सोकर क्या होगा, पर कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सुबह उठी तो दिन काफ़ी चढ़ चुका था और ये तैयार हो चुके थे। आज छुट्टी नहीं लेंगे? मैंने कातर स्वर में पूछा। जल्दी लौट आऊँगा, इन्होंने मुझे आश्वस्त किया। आओ नाश्ता कर लेते हैं, मैं रुका हुआ हूँ। नाश्ते की मेज पर ही रामधन से मुलाकात हुई। उसी ने फिर लक्ष्मी से मेरा परिचय करवाया। ये मेरी गृहस्थी के 2 आधार स्तंभ हैं, इन्होंने परिहास में कहा। पर मुझे तो तीसरे की तलाश थी। आखिर मुझसे रहा ही नहीं गया। पूछ ही लिया, बिटिया से नहीं मिलवाएंगे? क्षण भर को उनके चेहरे पर असमंजस के भाव उभरे। वो शायद बेबी तो सवेरे ही लौट आई हैं, रामधन ने सूचना दी। बुलावे का? नहीं नहीं, रहने दो, हम ही चले जाएंगे, इन्होंने तुरंत कहा और इतनी फुर्ती से खड़े हो गए मानो पल भर की भी देर की तो रामधन बिटिया को बुला लाएगा। आओ, इन्होंने कहा और मैं घिसटती सी उनके पीछे चल दी। मुझे आश्चर्य भी हो रहा था और बुरा भी लग रहा था। क्या मैं इस योग्य भी नहीं कि कोई उत्सुकता से झांकी ले? मिलने के लिए ठेठ कमरे में ही जाना पड़ेगा। पिछले दरवाजे से सटा हुआ सबसे आखिरी कमरा उसका था। दरवाज़ा बंद था और भीतर माइकल जैक्सन चीख रहा था। इन्होंने नॉक किया। खुला है, अंदर से कर्कश आवाज़ आई। दरवाज़ा ठेल कर हम दोनों भीतर गए। बिस्तर पर औंधी पड़ी वो कोई पुस्तक पढ़ रही थी। हमें देखते ही जीन्स में कसी उसकी टांगों का हवाई नृत्य थम गया। ओह पापा, आप हैं? मैं समझी रामधन होगा। इन्होंने आगे बढ़कर पहले कैसेट बंद किया, फिर गंभीर स्वर में बोले, निक्की, मेरा मतलब है इनसे मिलो, ये तुम्हारी मम्मी हैं। ओह आई सी। बस इससे ज़्यादा कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसने अपनी पोज तक नहीं बदली। इन्हें भी बुरा लगा, एकदम चीखे, निक्की ये क्या है? क्या तुम ठीक से उठकर बात भी नहीं कर सकती हो? वो एकदम उछलकर खड़ी हो गई। अपने छोटे छोटे बालों को गर्दन के एक झटके के साथ पीछे फेंकते हुए बोली, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पिताश्री। लीजिए, मैं खड़ी हो गई। अब अगर आप चाहेंगे तो मैं माताश्री की चरण वंदना भी कर सकती हूँ। गुस्से से इनका चेहरा तमतमा उठा। मुझे डर हुआ कि कहीं ये बेटी को झापड़ी न रसीद कर दें। मैंने अपनी दोनों हथेलियों में इनका हाथ थाम लिया। सोचा मेरे स्नेह के उत्ताप से इनकी उत्तेजना कुछ तो कम होगी। चलिए, मैंने मनुहार की और इन्हें उसी तरह थाम कर बाहर ले आई। बाहर आकर देखा लक्ष्मी और रामधन दोनों कमरे की ओर कान लगाए बैठे हैं। उन्हें जरूरी निराशा हुई होगी। एक बात का यकीन जरूर आ गया कि इस घर में अगर कभी कोई नाटक हुआ तो दर्शकों का अभाव नहीं रहेगा। अपने कमरे की सुरक्षित चारदीवारी में आकर मैंने खुलकर सांस ली।
इतनी देर से दम जैसे घुटा जा रहा था, लेकिन ये अब भी गुस्से से थर थर काँप रहे थे। प्लीज़ रिलैक्स, मैंने इनके बालों में उंगलियां फिराते हुए कहा। अपरिचय की सारी दीवारें संवेदना के उस प्रवाह में बह गईं। कुछ क्षण बाद ये नॉर्मल होने लगे। सॉरी रजनी, इन्होंने भर्राई आवाज़ में कहा। फॉरगेट इट, मैंने इन्हें आश्वस्त करते हुए कहा। विश्वास कीजिए, मैंने किसी बात का जरा भी बुरा नहीं माना है। आप जरा उस लड़की की ओर से भी तो सोच के देखिए। आप एक अनजान औरत को एकदम उसके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारी माँ है। बताइए, और आप उससे अपेक्षा करते हैं कि वो तमीज़ से पेश आए। उसकी प्रतिक्रिया एकदम नॉर्मल है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? देखिए, बच्चे के मन में माँ की एक तस्वीर होती है। वो हर किसी को माँ के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन निक्की को तो अपनी माँ की याद भी नहीं है। कुल जमा 2 साल की तो थी वो। उससे क्या फ़र्क पड़ता है? उसने माँ के चित्र तो देखे होंगे, उसी के सहारे उसकी कल्पना ने एक तस्वीर बनाई होगी। क्या पता वो मनी मन उस तस्वीर को पूजती हो। आप उससे ये आशा तो नहीं कर सकते कि वो मुझे देखते ही अपनी सारी श्रद्धा, सारा आदर मुझे दे दे। इसमें समय लगता है। बल्कि मेरा तो यह आग्रह भी नहीं है कि वो मुझे मम्मी ही कहे। उसके अंतर्मन से जो संबोधन निकलेगा वो मेरे लिए स्वीकार्य होगा। ये चुप ही बने रहे। सुनिए, मैंने अनन्य भरे स्वर में कहा, आज हमारी शादी का पहला दिन है। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? इन्होंने प्रश्नार्थक नज़रों से मुझे देखा। आप निक्की को मेरे सामने या मेरे लिए डांटेंगे नहीं। वो मेरे साथ कैसे भी पेश आए, आप कुछ नहीं कहेंगे। ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं अकेले ही लड़ना चाहती हूँ। आप बीच में पड़ेंगे तो मैं ये बाजी निश्चित ही हार जाऊंगी। इसलिए प्लीज़। एज यू प्लीज़, इन बड़ी देर बाद इन्होंने कहा और उठकर ड्यूटी चले गए। कितनी दिलेरी से मैंने ये चुनौती स्वीकार की थी। किस बहादुरी से ऐलान किया था कि ये मेरी लड़ाई है, इसे मैं अकेले ही लड़ूंगी। पर अब लग रहा है कि यह बड़बोलापन मुझे महंगा पड़ रहा है। ये जंग जीतना उतना आसान नहीं है। ये लड़की तो मुझे परछाई भी नहीं छूने देती। इस उठापटक में उसके पिता भी दूर छिटकने लगे हैं। मैंने एक संकल्प लिया था, घर का वातावरण जब तक सहज और सामान्य नहीं हो जाता तब तक हम ना तो किसी रिश्तेदार को आमंत्रित करेंगे, ना स्वयं कहीं जाएंगे। जब भी जाना होगा तीनों साथ जाएंगे। रिश्तेदारों का तो वैसे भी कोई खतरा नहीं था। मांझी की मृत्यु के बाद मेहमानों का सिलसिला वैसे भी थम गया था। खाली घर में दीवारों से सिर फोड़ने कौन आता? इन्हें भी किसी के यहाँ जाने का या बुलाने का चाव नहीं रह गया था। पर कहीं बाहर जाने के लिए ये अकला उठे थे। घर में हमेशा एक अव्यक्त तनाव बना रहता, जिससे इनका मन घर से भागने को होता था। यूँ तो बिटिया रानी हमारी किसी बात में दखल नहीं देती थी, पर उसकी ये उपेक्षा ही मन पर बोझ बन जाती थी। पर कहीं जाना भी तो आसान नहीं था। हम लोग कहीं पिक्चर या पार्टी में भी जाते तो मेरा मन अपराध बोध से ग्रस्त हो जाता। शहर से दूर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता था। निक्की को क्या हर बार सहेली के यहाँ भेजा जा सकता था? उसे ही ये क्या अच्छा लगता? घर पर उसे नौकरों के भरोसे छोड़ना भी तो संभव नहीं था। लोग बाग मखौल नहीं उड़ाएंगे। तुम हर बार उसकी बात बीच में क्यों ले आती हो? ये चिल्लाते। लेकिन उसे एकदम नज़रअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता, मैं समझाती। आखिर एक दिन मैंने कह ही डाला, आप ही ने तो कहा था कि ये शादी आप सिर्फ बिटिया के लिए कर रहे हैं। हाँ कहा था। ये चीखे। तो क्या इसी की सज़ा दे रही हो मुझे? और फिर 2 दिन तक बच्चों की तरह मुंह फुलाए घूमते रहे। इन्हें इस तरह नाराज करके जिसे मनाने का मैं प्रयत्न कर रही थी वो मुझे जरा भी लिफ्ट नहीं दे रही थी। मेरा हर प्रयास वो विफल कर रही थी। गृह प्रवेश के दूसरे दिन तड़के मेरी आंख खुल गई। श्रीमान जी गहरी नींद में सो रहे थे। सोचा अपने लिए फर्स्ट क्लास चाय बना ली जाए। कल का पूरा दिन मानसिक उहापोह में और औपचारिकताओं में बीत गया। एक बार भी चाय का मजा नहीं आया। रसोई में जाते हुए देखा निक्की के कमरे की लाइट जल रही है। सोचा दोस्ती के लिए अच्छा मौका है। उसके पिताजी भी साथ में नहीं हैं। मैंने फटाफट 2 कप चाय बनाई और दरवाजे पे हल्के से नॉक किया। निक्की। दरवाज़ा इस तेजी के साथ खुला कि मैं सहम कर 2 कदम पीछे हट गई। फिर संभलते हुए मैंने कहा, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुम्हारे कमरे में रोशनी देखी तो सोचा कि सुबह की चाय निक्की के साथ ही पी जाए। मेरा नाम पारुल है। पापा श्री ने शायद आपको बताया नहीं? ओह सॉरी। अपमान के उस घूंट को किसी तरह पीते हुए मैंने कहा, अच्छा बताओ नाश्ते में क्या लोगी? आज तुम्हारी पसंद का ही नाश्ता बनाते हैं।
मेरी चिंता रहने दें, उसने कप हाथ में लेते हुए कहा। मेरा नाश्ता रामधन बना देगा। आप तो जिनकी सेवा के लिए आई हैं उन्हीं का ख्याल रखें, मेहरबानी होगी। मन हुआ कह दूं, पगली, मैं तो तेरे लिए ही इस घर में आई हूँ। तेरे पापा मुझे तेरे लिए ही ब्याह कर लाए हैं। पर वो जिस तरह काट खाने को दौड़ रही थी, वहां ऐसी कोमल अनुभूतियों के लिए गुंजाइश ही कहाँ थी। इसके बाद मैंने उसे जब भी पुकारा या जब भी उसका उल्लेख किया, पारुल कह के ही किया। इन्होंने एक दो बार कहा भी, अरे मैं तो भूल ही चला था कि इसका नाम पारुल है। इसीलिए तो मैं कहती, इसीलिए मैंने ठान लिया है कि उसका असली नाम ही चलाऊंगी। इतना प्यारा नाम है और आपकी देखा देखी सब उसे निक्की कहे चले जाते हैं। कोई बच्ची है वो। चाय वाले प्रसंग की कड़वाहट भूलने में मुझे 2-4 दिन लगे। उसके बाद मैंने फिर कमर कस ली। उसकी अनुपस्थित में एक दिन मैंने उसके कमरे का मुआयना किया। वो ठीक वैसा ही था जैसे मैंने सोचा था। उसे तरतीब देने की कोशिश में मेरे पूरे 3 घंटे खर्च हुए। मैंने पहले तो उसका बिस्तर ठीक किया, पलंग की चादर बदली, फिर खिड़कियों के पर्दे बदले, यहाँ वहाँ बिखरे कपड़ों को समेटा, धुले अनधुले कपड़ों को अलग किया, मेज पर फैली किताब कॉपियों को करीने से जमाया, ड्रेसिंग टेबल का शीशा साफ किया, शीशियों के ढक्कन यथास्थान रखे, स्टूल पर कैसेट्स के ढेर को स्टैंड में फिट किया, बाथरूम में नई साबुनदानियाँ रखीं, गीले तौलिए सूखने के लिए फैलाए। इतना सब करने के बाद लक्ष्मी को झाड़ू लगाने की आज्ञा देकर मैं अपने कमरे में आकर लेट गई। थक तो गई थी मैं, पर मन में प्रसन्नता थी। सोचा पारुल भी देखेगी तो उसका जी खुश हो जाएगा। मुंह से चाहे कुछ कहे ना कहे, मन ही मन एहसास तो होगा कि माँ भी कोई चीज़ होती है। ठीक 4 बजे उसकी लूना गेट के अंदर दाखिल हुई और मैं उठकर बैठ गई। पता नहीं किस अव्यक्त अनुभूत से मेरा हृदय धड़कने लगा। रोज की तरह वो सीधे अपने कमरे में गई और दूसरे ही क्षण वो मेरे सामने थी। धन्यवाद, उसने कहा, पर उसकी आंखें और उसका स्वर उस धन्यवाद का समर्थन नहीं कर रहे थे। आपने मेरे कबाड़ खाने को कमरे की शक्ल देने की कोशिश की, इसके लिए आभारी हूँ, पर भविष्य में ये कृपा दृष्टि न कीजिएगा, मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो उल्टे पांव कमरे में लौट गई। क्षोभ और अपमान से सुलगती हुई मैं पता नहीं कब तक वहीं लेटी रही। अपमान की ये आवृत्ति तो पता नहीं कितनी बार हो चुकी है। उस दिन घर में कथा थी। रामधन का ही आग्रह था कि शादी के उपलक्ष्य में और कुछ तो नहीं, एक कथा ही हो जाए। उसने खुद बोल रखा था कि साहब का घर बस जाएगा तो कथा करवाऊंगा। उसके संकल्प का मान तो रखना ही था। बड़े उत्साह से मैंने तैयारी की। इस घर में हालांकि कोई वातावरण नहीं था, पर माँ के यहाँ तो नित्य पूजा पाठ की परंपरा थी। सुबह शाम ठाकुर जी की आरती होती थी। धूप अगरबत्ती की महक से घर सारा सुवासित हो जाता था। मंत्रोच्चार से एक मंगलमय पवित्र वातावरण की सृष्टि होती थी। अपने उस परिवेश को उस दिन के लिए मैंने इस घर में भी जीवित कर दिया। बड़े मनोयोग से पूजा स्थल को सजाया संवारा, सुंदर अल्पना से अलंकृत किया। माँ जी की अलमारी से पूजा के सारे उपकरण निकाल कर उन्हें चमकाया। बड़े उत्साह से प्रसाद बनाया। विधि विधान से पूजा हुई, कथा बाँची गई। और जब आरती का समय आया, पता नहीं क्यों मुझे दुर्बुद्धि हुई और मैंने लक्ष्मी से कहा, बिटिया को आवाज़ दे दो, आरती हो रही है। बिटिया रानी कमरे में अवतीर्ण हुई। जीन्स और लूज़र उसकी रोज की पोशाक, पर पता नहीं क्यों पंडित जी के सामने जरा संकोच हुआ और जब आरती लेने का समय आया तो मुझसे नहीं रहा गया। बेटे जूते पहनकर आरती नहीं लेते। बस वो एकदम पलट कर चली गई। ना आरती ली ना प्रसाद लिया। मन एकदम खराब हो गया। मेरे ही अनुरोध पर इन्होंने अपने 1-2 मित्रों को सपरिवार खाने पर बुला लिया था। सोचा था जरा उत्सव का वातावरण हो जाएगा, पर उल्टे मातमी सन्नाटा सा छाया रहा। अजीब सा आलम था। मैं उस पर अपना पूरा स्नेह उड़ेल देने को बेचैन थी। अपनी ममता का आंचल फैलाए बैठी थी, लेकिन वो 16-17 साल की लड़की को गोद में लेकर दुलाया भी तो नहीं जा सकता था। उससे तो दोस्ती ही की जा सकती है। पर जब जब मैंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उसने निर्ममता से झटक दिया। जब जब प्यार से उसे कुछ समझाना चाहा, बिच्छू सा डंक मार कर उसने मुझे आहत कर दिया। और कल रात तो हद ही हो गई। महारानी सुबह 8 बजे जो कॉलेज गई तो रात तक लौटी ही नहीं। ये सेमिनार के लिए दिल्ली गए हुए थे। मेरी तो चिंता से जान सूख गई। रामधन से कहा कि पास पड़ोस में कोई सहेली रहती हो तो पता कर लो, पर उसने साफ मना कर दिया। बोला बेबी गुस्साती हैं।
उसने तो फ़ोन करने को भी मना किया था, पर मेरा मन नहीं माना और मैंने मेज पर यहाँ वहाँ लिखे नंबरों को घुमा दिया। 2 जगह तो कुछ पता नहीं चला, पर तीसरी ने बताया कि शायद मैच खेलने गई है, आप इस नंबर पे पता कर लें। नीलम के यहाँ उसकी मम्मी मिली। उन्होंने बताया कि लड़कियां खेलने गई हैं, लौटने में देर हो सकती है। चिंता की कोई बात नहीं है, उनका कोच साथ में है। अगर बहुत रात को लौटेंगी तो पारुल को वो अपने यहाँ सुला लेंगी। मैंने उन्हें धन्यवाद देकर फ़ोन रख दिया। संकोच के मारे ये नहीं पूछा कि क्या खेलने गई है और कहाँ गई है। एक माँ को इतना तो मालूम होना ही चाहिए। वैसे इतने दिनों में मैं यह तो जान गई थी कि पारुल टेबल टेनिस खेलती है और अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट करती है। जानकर सचमुच खुशी हुई थी, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि आपको बिना पूछे हर कहीं जाने की आज़ादी मिल गई। अगर कार्यक्रम ऐन वक्त पर तय हुआ है तब भी फ़ोन तो किया ही जा सकता है। रात मैंने कैसे काटी मैं ही जानती हूँ। डॉक्टर घर पर नहीं थे, नहीं तो मैं इतनी रात उसे घर पर ले आती और सारे आदर्शों को ताक पर रखकर खूब खरी खोटी सुनाती। सोचा तो यही था कि सुबह जैसे ही वो घर में दाखिल होगी उसे खूब आड़े हाथों लूँगी, लेकिन ये तो हुआ नहीं। उल्टे वही मुझ पर बरस कर चली गई और मैं बस चुपचाप सुनती रही। रात को ये दिल्ली से लौटे तो मैंने इन्हें सारा किस्सा सुनाया, पर इन्होंने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। उल्टे बड़े लापरवाह ढंग से बोले, हाँ नीलम क्या रह गई होगी, उसकी बड़ी पक्की सहेली है। मुझे बहुत ताव आया। एक मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो रात भर जागती रही, दिन भर सुलगती रही। जिनकी बेटी है उन्हें तो कोई चिंता ही नहीं है। फिर अपने पर ही शर्म हो आई। बेटी क्या सिर्फ उन्हीं की है? मैंने तो डॉक्टर कुमार को उनके पूरे परिवेश के साथ स्वीकार किया है। फिर क्या मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं? आपकी नज़रें जिन्हें पकड़ नहीं पाती, माँ की नज़रें क्या उन खतरों से गाफिल रह सकती हैं? सुबह फिर मैंने एक निश्चय कर ही लिया था। पतिदेव को रोज की तरह चाय नाश्ता देकर हॉस्पिटल भेज देने के बाद मैं फुर्सत में थी। पारुल कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी। लक्ष्मी अभी आई नहीं थी। रामधन रसोई में अंडा फेंट रहा था। मैंने एक लंबी लिस्ट और पैसे पकड़ाते हुए उससे कहा, काका जरा बाजार का चक्कर लगाना होगा, तुम्हारे साहब लंबी चौड़ी फरमाइश कर गए हैं। अरे उनको फरमाइश का मौका तो अब लगा है, अब तक तो जो कच्ची पक्की बन गई सो खा लेते थे। वही तो सोचती हूँ कुछ तो उनकी पसंद का बना लूँ। आप झटपट सामान तो ला दो। अभी हाल जात हैं, बिटिया का नाश्ता बना दें। वो तो मैं बना लूँगी, कहकर मैंने तुरंत गैस जलाकर फ्राइंग पैन चढ़ा दिया। अब अंडे का कटोरा मेरे हवाले करने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं रहा। बेचारा चुपचाप झूला उठाकर चला गया। अब मैदान साफ था। धावा बोलने का यही सुनहरा मौका था। मत चूके चौहान, मैंने अपने आप से कहा और इष्ट देव का जाप करते हुए दरवाजे पर नॉक किया। खुला है, वो हमेशा की तरह चीखी। नाश्ते की सजी हुई ट्रे लेकर मैंने कमरे में प्रवेश किया। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी थी। शीशे में मेरा प्रतिबिंब देखते ही चौंक पड़ी। आप? हाँ, नाश्ते की ट्रे छोटी टेबल पर रखते हुए मैंने सहज स्वर में कहा। रामधन जरा जरूरी काम से बाजार गया है। मैंने ऑमलेट बनाने की कोशिश की है, देखना जरा ठीक से बना है तो। वो तुनक कर बोली, आपने क्यों तकलीफ़ की? मैंने आपसे 1000 बार कहा है कि। मुझे याद है, मैंने उसे टोकते हुए कहा, पर वो क्या है बिटिया रानी कि तुम्हारी बदकिस्मती से तुम्हारे पापा मुझे ब्याह कर लाए हैं। इस रिश्ते से अब घर के हर कमरे पर मेरा हक हो जाता है और घर के हर सदस्य की भूख प्यास देखना मेरा फर्ज बन जाता है। वो चकित थी। मुझे आतंकित करने का उसका प्रयास व्यर्थ हो गया था। खींच कर बोली, आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? बताती हूँ, मैंने इत्मीनान से पलंग पर बैठते हुए कहा, क्योंकि जो बात मैं कहने के लिए आई हूँ उसे कहे बिना तो मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी। मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरा कमरे में आना जरा भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए भलाई इसी में है कि तुम मुझे शांति से सुन लो, ताकि तुम्हें भी जल्दी छुटकारा मिले और मैं भी अपना काम देखूं। क्षोभ, आश्चर्य और हताशा के मिले जुले भाव चेहरे पर लिए वो सामने वाली कुर्सी पर धम्म से बैठ गई। बोलिए। ये हुई ना बात, तो अब सुनो। कल तुम गुस्से में थी, मैं भी नौकरों के सामने तमाशा नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज एक बात ध्यान से सुन लो। जब भी तुम्हें कहीं बाहर जाना हो या आने में देरी की संभावना हो, घर पर बता कर जाया करो। अगर समय पर प्रोग्राम बने तो फ़ोन कर दिया करो। परसों वाला किस्सा दोबारा ना रिपीट हो। यह आपका हुक्म है, ऐसा ही समझ लो। मैं ऐसे हुक्म मानने की आदी नहीं हूँ। मानना पड़ता है पारुल, तुम तो हॉस्टल में रह चुकी हो, जानती हो वहाँ भी एक डिसिप्लिन होता है। फिर ये तो घर है।
घर है तभी तो, यहाँ तो आज़ादी से रहने दीजिए। आज़ादी का मतलब स्वच्छंदता नहीं होता बेटे। घर में तो अनुशासन बेहद जरूरी है। हॉस्टल में तो एक वार्डन होता है, परंतु घर में तो हम स्वयं ही अपने नियामक होते हैं। क्यों? घर में आप हैं तो, उसने चिढ़कर कहा। आप तो घर को जेल बनाकर रख देंगी। जेल? और क्या, कौन सी कसर छोड़ी है आपने? जेल से भागे हुए कैदी की तरह ही तो मेरा पीछा किया है। पता नहीं कितनों को फ़ोन किया था उस रात। इससे तो अच्छा था पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा देती। उफ, मुझे तो अपनी फ्रेंड्स के सामने आंखें उठाते शर्म आ रही थी। कहते कहते सचमुच उर्वासी हो आई थी। कमाल है पारुल, तुम्हें इसलिए शर्म आ रही है कि हमने तुम्हारी खोज खबर ली, तुम्हारा पता ठिकाना जानने की कोशिश की। अगर हम तुम्हारी ओर से लापरवाह होकर बैठ जाते तो तुम्हें अच्छा लगता? इससे क्या तुम्हारी इज्जत बढ़ जाती? नहीं बेटे, इससे इज्जत बढ़ती नहीं घटती है। शर्म की बात यह नहीं है कि घर पर किसी को तुम्हारी फिक्र नहीं है। शर्म की बात तो तब होती जब तुम दिन भर गायब रहती और कोई तुम्हें तलाश न करता। तुम इतनी फालतू नहीं हो पारुल, तुम इस घर की लाडली बिटिया हो। अच्छा खैर, अब नाश्ता कर लो। उस दिन नाश्ता अनछुआ ही रह गया। लक्ष्मी ने ट्रे मेरे सामने रखकर बड़ी अर्थपूर्ण दृष्टि से मुझे देखा। मैंने कोई लिफ्ट नहीं दी और लापरवाही से कहा, आज मैंने ही बनाया था ना, अच्छा नहीं बना होगा, कोई बात नहीं, कैंटीन में खा लेगी, वहाँ तो सब चीज़ें मिलती हैं। आलोचना का इतना अच्छा मौका हाथ से निकल जाने पर लक्ष्मी उदास हो गई। फिर बड़ी देर तक रामधन के साथ खुसुर पुसुर होती रही। शायद रामधन ने बताया भी हो कि आज बहू जी ने ज़बरदस्ती अपने हाथ का नाश्ता खिलाना चाहा था, तभी बेबी भूखी चली गई। जो भी हो, 4-5 दिन तक वो यूं ही अनमनी बनी रही। खाना भी ऐसा वैसा ही खाती रही। रामधन मनुहार भी करता रहा। मैंने न ध्यान दिया न मनाने की कोशिश की। मैं वो सीमा पार कर चुकी थी। अब पहल उसे ही करनी थी। मैं केवल प्रतीक्षा कर रही थी, एकदम तटस्थ भाव से। पर मेरी यह तटस्थता कितनी सतही थी, इसका शीघ्र ही मुझे पता चल गया। उस दिन सुबह से ही रिमझिम शुरू हो गई थी। जाते समय पारुल रेनकोट के लिए गेट से लौट कर आई थी, यह मैंने देखा था। ये जब लंच के लिए आए, पानी तब भी बरस रहा था, पर हल्का था। हम लोग खाकर खाना लेटे ही थे कि बारिश तेज हो गई। 3 बजे तक तो उसने घनघोर रूप धारण कर लिया। देखिए तो कैसा धुआंधार बरस रहा है। सावन का महीना है, अब भी नहीं बरसेगा। मुझे तो पारुल की चिंता हो रही है। कॉलेज भी तो मरा शहर के दूसरे छोर पर है। रेनकोट लेकर गई है ना? ओफ, वो ये पानी तो देखिए, ये क्या रेनकोट के बस का है? जिस पर वो लूना से गई है, पूरे भीग कर आएगी। तो घर आके कपड़े बदल लेगी। आप तो कमाल करते हैं। तो मुझे क्या करने को कहती हो? उसे जाकर ला नहीं सकते? जरूर ला सकता हूँ, पर जानती तो हो वो लड़की कैसी तूफान है। मैं चला भी जाऊँ तो क्या वो मेरे साथ आएगी? और लोगों के सामने मेरा तमाशा बन जाएगा। और देखो, कहीं फ़ोन मत करना, उस दिन जैसा नाटक हो जाएगा। तो क्या हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मैंने चिढ़कर कहा। कैसे बाप हैं आप? पानी ही तो बरस रहा है, कोई प्रलय तो नहीं आई है जो तुम इतना परेशान हो रही हो। उसकी बहुत सी सहेलियां वहीं आसपास रहती हैं, थोड़ी देर के लिए कहीं भी रुक जाएगी। नाउ रिलैक्स। किसी के रिलैक्स कह देने से क्या होता है? मेरी चिंता तो वैसी ही बनी रही। पता नहीं कितनी बार तो मैंने दरवाजे के चक्कर लगाए होंगे। पता नहीं कितनी बार तो कहा होगा, लड़की पता नहीं कहाँ रह गई है। शाम को पानी का जोर थोड़ा कम हुआ, पर लड़की का कहीं पता नहीं था। मेरी व्यग्रता और बढ़ गई थी। सोच लिया कि अगर 7 बजे तक वो नहीं लौटी तो उसके पिता को गाड़ी निकालनी ही होगी। मैं घड़ी की सुइयों पर नजर ही गड़ाई थी कि रामधन की आवाज़ सुनाई दी। बहू जी, बेबी आ गईं। मैं दौड़कर दरवाजे पर पहुंची, देखा लथपथ चली आ रही थी। साथ में 2 मूर्तियां और हैं। लीजिए साहब, संभालिए अपनी अमानत। अरे ऐसा तूफान मचाया कि बस बरसते पानी में आना पड़ा। पागल, मैंने पारुल को हल्की सी चपत लगाते हुए कहा। अपने साथ आंटी को भी गीला कर दिया। फ़ोन कर देती, पापा खुद जाकर लिपा लाते। उसने मुझसे नहीं कहा था बहन जी, वो तो अकेली ही आ रही थी। पर बताइए, जवान जहान लड़की को ऑटो में अकेले कैसे भेज दें? जमाना कितना ख़राब चल रहा है। लड़कियों को तो कुछ कहो तो बुरा लगता है, पर आप ही बताइए। आप भीतर तो आइए, ऑटो खड़ा है, उसे मैं विदा कर देती हूँ, आपको ये छोड़ आएंगे। पारुल, तुम जाकर झटपट कपड़े बदलो, नहीं तो बीमार पड़ जाऊंगी। भीतर जाकर मैंने रामधन को अदरक वाली चाय बनाने का आदेश दिया। लक्ष्मी के हाथों ऑटो के पैसे भिजवाए, इन्हें तैयार रहने की सूचना दी और फिर 2 तौलिए लेकर बाहर आ गई। तब तक माँ बेटी ड्राइंग रूम में आ चुकी थी।
मुझे लगा कि आगंतुक महिला भीतर आने को उत्सुक ही थी, तभी तो जरा से अनुरोध पर मान गई। डॉक्टर साहब शायद आज घर पर ही हैं, उन्होंने पूछा। जी हाँ, रोज़ तो 6 बजे निकल जाते हैं, पर आज पारुल की वजह से रुक गए। उसे लेने ही जा रहे थे, पर पता नहीं था कि कहाँ पर है। सबकी सब हमारे घर पर ही तो इकट्ठा हो गई थी। मैंने भी वीसीआर लगा दिया, वही मैंने प्यार किया, पता नहीं कितनी बार देखती हैं ये लोग। पर आज तो पिक्चर आधी भी नहीं हुई कि सबकी सब खड़ी हो गई। पारुल तो एकदम सड़क पर चल दी। बड़ी मुश्किल से रोका उसे मैंने और साथ ले आई। बहुत डरती है आपसे। जी नहीं जी, डर तो होना ही चाहिए। चोट माँ की हो या बाप की, लड़कियों को थोड़ी सी दहशत तो होनी चाहिए। दरअसल चिंता हो जाती है, मैंने मिमियाते हुए कहा। एक बार पता रहे ना कि कहाँ है तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। पर यही तो मैं इनसे कह रही थी। घर में माँ होने से बहुत फर्क पड़ता है, भले ही वो। मम्मी, उनके सौतेली कहने से पहले ही लड़की ने टपट दिया। मम्मी, तुम्हें कुछ मालूम तो है नहीं, बस बोलती चली जा रही हो। डर वर की कोई बात नहीं है। दरअसल उसकी गीतांजलि और शाहीन से झड़प हो गई थी, इसीलिए वो पिक्चर छोड़कर चल पड़ी थी। अरे, मुझे तो पता ही नहीं चला क्या हुआ था। मम्मी की आंखें उत्सुकता से फैल गईं। बिटिया ने हताश होकर मेरी ओर देखा, फिर संक्षेप में बताया। अरे, वो गीता और शाहीन है ना, बहुत नाटक करती हैं। खुद ही पिक्चर लगाने को कहा और खुद ही बीच में उठकर खड़ी हो गई। बोली कि देर हो रही है, घर जाएंगी। पारुल ने कहा कि ऐसी भी क्या जल्दी है, थोड़ी देर बाद चलते हैं, घर तो सभी को जाना है। तो दोनों कहती क्या है, तुम्हारी बात अलग है भाई, तुम तो फ्री बर्ड हो, घर पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है, लेकिन हमारी अम्मा लोग तो हमारी जान ही ले लेंगी। बस पारुल को ताव आ गया। अच्छा हुआ कि उसी समय चाय आ गई और मैं प्रस्तुत घटना पर टिप्पणी करने से बच गई। चाय पीते ही बिटिया उठ खड़ी हुई। मजबूरन माँ को भी उठना पड़ा। मैंने इन्हें आवाज़ दी, तब तक पारुल भी कपड़े बदल कर आ गई थी। पानी अभी थमा नहीं था, इसलिए हम दोनों ने मेहमानों को दरवाजे से ही विदा किया। गाड़ी गेट के बाहर निकल गई, तब हम लोग भीतर आए। देखा पारुल के बालों में अब भी पानी टपक रहा था। मन हुआ उसके कंधे पर बड़ा टॉवल डालकर उसका सिर अच्छे से पोंछ दूं, पर हिम्मत ही न पड़ी। मुझे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ही हल्की सी चपत लगाई थी। शायद वो मेरी अतिशय व्यग्रता का परिणाम था। बाल ठीक से सुखा लो पारुल, नहीं तो जुकाम हो जाएगा। अपना ड्रायर भिजवा दूँ क्या? वो सिर्फ मुझे देखती रही। अच्छा, पहले गर्मा गर्म चाय तो पी लो, काका ने अदरक डालकर बढ़िया चाय बनाई है। चाय मैं कमरे में पी लूँगी, उसने मेरे हाथ से कप लेते हुए कहा। फिर जाते हुए दरवाजे पर ठिठक कर बोली, थैंक यू मम्मी। मैं खुश थी और चकित भी। रात को इच्छा हुई कि यह सुसंवाद इन्हें भी सुना दूं, पर अपने को रोक लिया। क्या पता ये उपलब्धि क्षणिक ही हो। हम खुद समझ नहीं पाते, पर हमारे अवचेतन में एक अदृश्य कंप्यूटर लगा होता है जो अपने आसपास की आवाज़ों को नोट करता रहता है। उसमें जरा भी व्यतिक्रम हो जाए तो मन चौंक उठता है। उस दिन ऐसा ही हुआ। सुबह 10 बजे लूना की चिर परिचित आवाज़ कानों में नहीं पड़ी तो मन बेचैन हो उठा। सोचा, मैं भी कैसी बेवकूफ़ हूँ, लूना तो कल घर आई ही नहीं। किचन में जाकर रामधन से कहा, काका बेबी तैयार हो जाए तो ऑटो ले आना, लूना घर पर नहीं है। बेबी तो शायद कॉलेज नहीं जा रही। क्यों, तबीयत खराब है क्या? का पता, घर पड़ी तो हैं। नाश्ता किया है? हाँ, थोड़ा मोड़ा। मैं पलटकर उसके कमरे की ओर चल दी, पर रास्ते में ही ठिठक गई। मेरा कमरे में जाना उसे पसंद आएगा? झिड़क तो न देगी? पर अब बीच रास्ते में से लौटूंगी तो नौकरों के उपहास का पात्र बनूंगी। पारुल, मैंने नॉक नहीं किया, जी कड़ा करके सीधे कमरे में ही दाखिल हो गई। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज कॉलेज नहीं गई? इसी से पूछा। मैंने अपनी अनाधिकार चेष्टा की सफाई देते हुए कहा। मुझे लगा कि अब वो कहेगी नहीं गई तो आपसे मतलब, पर वैसा नहीं हुआ। क्षीण स्वर में बोली, यूं ही नहीं गई, सिर जरा भारी लग रहा था ना, सोचा आज छुट्टी ही सही। सिर तो भारी होगा ही, कल कितना भीग गई थी तुम। पापा से एक आध गोली ले लेती तो ठीक रहता। वैसे गोली लेने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, जुकाम तो अपनी मियाद पूरी करके ही पिंड छोड़ता है। हाँ, दवाई लेने से थोड़ा रिलीफ हो जाता है। मुझे पता ही नहीं चला कि बातें कहते हुए कब उसके पास पहुंचकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी थी। जब होश आया तो देखा मेरा वो स्पर्श उससे सहा नहीं जा रहा है। उसके होंठ कांप रहे हैं और उसने दोनों हथेलियों से आंखें ढांप रखी हैं। बीमारी की दशा में किसी का स्तहील स्पर्श क्या कयामत ढाता है, यह मुझे मालूम है। वो दिलेर लड़की मेरे सामने रोएगी नहीं, यह भी मैं जानती थी। इसीलिए मैंने कहा, काका ने बताया कि तुमने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया।
देखो, मैं अभी फर्स्ट क्लास कॉफ़ी बना कर लाती हूँ, पीते ही तुम्हारी सुस्ती उड़नछू हो जाएगी। मैंने जानबूझकर किचन में काफ़ी देर लगा दी। उसका सुबह का नाश्ता एक तरह से अनछुआ ही पड़ा था। मैंने साबूदाने के पापड़ और आलू के चिप्स तले, थोड़े से मखाने भी घी में भुने और फिर कॉफ़ी के साथ सारा सरंजाम लेकर उसके कमरे में गई तो बिस्तर खाली था। मेरा अंदाज़ा सही था। जब वो बाथरूम से निकली तो उसका चेहरा और आंखें दोनों धुले धुले से थे। थैंक यू मम्मी, उसने एक कप हाथ में लेते हुए कहा। मन हुआ कि उससे कहूँ माँ को यूँ बार बार धन्यवाद नहीं देते, पर अपने को रोक लिया। मम्मी कह देने से ही कोई माँ नहीं हो जाती। जिस दिन वो मन से मुझे माँ कह के स्वीकार करेगी, औपचारिकता की ये दीवार अपने आप ही टूट जाएगी। रामधन काका गाड़ी चला लेते हैं ना? हाँ, क्यों? तुम एक चिट्ठी लिख कर दे दो तो वे गाड़ी उठा लाएंगे। वैसे नीलम की मम्मी उन्हें पहचानती ही तो होंगी ना। लेकिन नीलम के यहाँ क्यों जाएंगे? गाड़ी तो छाया के यहाँ है। तो कल जो आई थी वो छाया थी, और क्या, उसी का घर तो कॉलेज के पास पड़ता है, इसीलिए गाड़ी वहाँ रख देती हूँ। वो तो बेचारी बहुत अच्छी है, पर उसकी मम्मी, शी इज़ सच ए बोर। और उन्हें आपने नीलम की मम्मी समझ लिया। ओह नो, नीलम सुनेगी तो सिर पीट लेगी। तुम्हारे पापा भी तो सिर पीट रहे थे, कह रहे थे कि कहाँ फंसा दिया मुझे। पूरे रास्ते वो एक मिनट को भी चुप नहीं हुई। बेचारे, उनकी तो औरतों की भगझक सुनने की आदत भी छूट गई है। उनके लिए तो अच्छा खासा ओवरडोज हो गया होगा। बात जरा सी थी, पर हम दोनों हंसी से लोटपोट हो गईं। मेरे तो गले में फंदा ही पड़ गया। इस घर में आने के बाद पहली बार मैं इतना खुलकर हंसी थी। पारुल को भी मैंने पहली बार हंसते देखा था। लगा ये हंसी हमारी छाती में पता नहीं कब से जमी हुई थी। गलती मेरी ही थी। हंसी का दौर थमते ही उसने कहा, मुझे ठीक से इंट्रोड्यूस करवाना था, पर मेरा मूड उस समय इतना ऑफ हो रहा था। हाँ, नीलम ने, मेरा मतलब कि छाया ने बतलाया था। वो चुप रही, पर उसकी मम्मी क्या समझी पता है? उन्हें लगा कि तुम मेरे डर से जल्दी घर भाग रही हो। ओ गॉड, शी इज़ इम्पॉसिबल। मैं एकदम गंभीर हो आई। सोचा जो बात मन में इतने दिनों से घुमड़ रही है उसे कह डालने का यही मौका है। हम दोनों के बीच ऐसे तरल क्षण पता नहीं आए कि ना आए दोबारा। पारुल, एक बात कहूँ? मेरे संजीदा अंदाज पर वो चौंक पड़ी। बहुत दिनों से तुमसे ये बात कहना चाह रही थी पारुल, कि मुझ में और जो भी दुर्गुण हो, लेकिन मैं डरने की चीज़ नहीं हूँ। मुझसे तुम्हें कभी कोई खतरा नहीं है। आप छाया की मम्मी को इतना सीरियसली लेने लगेंगी तो हो चुका। तुम गलत समझ रही हो। छाया की मम्मी ने तो बस इतना किया है कि मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया है। तुम ये डर अपने मन से एकदम निकाल दो पारुल, कि मैं तुम्हारी किसी चीज़ में हिस्सा बटाने आई हूँ। जायदाद का मुझे लोभ नहीं है। मुझे तो एक घर, एक जीवन साथी की तलाश थी। वो मुझे मिल गया। साथ ही एक प्यारी सी बिटिया भी मिल गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। इत्मीनान रखो, मैं तुमसे तुम्हारे पापा का प्यार भी नहीं छीनूंगी, बल्कि मैं तो अपने हिस्से का प्यार भी तुम्हें देना चाहती हूँ। वे कुछ देर तक मुझे एकटक देखती रही, फिर धीरे से बोली, जायदाद की बातें मैं समझती नहीं। जहाँ तक पापा के प्यार का सवाल है, आप सारा का सारा ले सकती हैं, उसमें मेरा हिस्सा कभी नहीं रहा। मैं तो स्तब्ध रह गई। इतनी छोटी सी लड़की कितनी बड़ी बात कह गई, कितनी बड़ी और कितनी कड़वी। बेटे, मैंने उसे समझाते हुए कहा, प्यार जताना भी एक कला है जो सबको नहीं आती। खासकर पुरुष तो इस मामले में बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं। अपने प्यार का प्रदर्शन करना उनके लिए बहुत कठिन होता है। क्या इसलिए उनके प्यार पर शक करना चाहिए? अगर वे गुस्सा जता सकते हैं तो प्यार जताने में परहेज क्यों? प्लीज़ मम्मी, आप उनकी वकालत मत कीजिए। उन्हें मैं आपसे बहुत पहले से जानती हूँ, उन्हें भी और उनके सब चहेतों को भी। इस घर में मुझे जितना प्यार, जितनी नफरत मिली है, सब मेरे मन में दर्ज है। वक्त आने पर मैं सबका हिसाब बराबर करूँगी। आवेश से तमतपाया उसका वो चेहरा देखकर मुझे दहशत सी होने लगी। इतनी सी बच्ची और मन में इतना विष। अच्छा नहीं लगा। पारुल की हम उम्र अपनी भांजियाँ और भतीजियाँ याद आईं, जो तितली की तरह उड़ती फिरती हैं। जीवन का कोई दुख सुख उन्हें ज़्यादा देर तक नहीं व्यापता। और ये लड़की, कितनी गांठें हैं इसके मन में। सहज स्नेह से वंचित बचपन इसे एकदम खूंखार बना गया है। प्यार तो मुझे बस एक ही ने किया था, उसने जैसे अपने आप से कहा। वही थी जिसने मुझे ममता का अर्थ समझाया, पर लोगों से वो भी नहीं देखा गया। मृत्यु पर तो किसी का वश नहीं है ना पारुल। मैं अपनी माँ की बात नहीं कर रही, वो तुनक कर बोली। उनके प्यार का तो स्वाद भी मुझे याद नहीं। मैं तो दिद्दा की बात कर रही हूँ। दिद्दा?
हाँ, मेरी आया थी वो, पर मेरे लिए तो माँ ही थी। उसने मेरे लिए सब कुछ किया जो एक माँ अपने बच्चे के लिए करती है। मेरी पूरी दुनिया थी दिद्दा, मेरी ढाल थी, मेरा कवच थी। उसके रहते कोई मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। फिर वो क्यों चली गई? वो क्यों जाती? परम पूजनीय दादी जी को फूटी आंख नहीं सुहाती थी ना, इसीलिए बीमारी के बहाने उसे निकाल बाहर किया। कितनी बड़ी थी तुम उस समय? यही कोई 8 साल की। दिद्दा को भेज तो दिया, पर दादी से क्या कुछ संभलता था? मुझे फिर उठाकर नानी के यहाँ पटक आए। नानी बेचारी तो बिस्तर से लगी थी। घर में मामी का राज था। उन्होंने सुबह शाम जली कटी सुनाकर मेरा खून सुखा डाला। फिर साल भर बाद वापस छोड़ गई कि हमारे बस का नहीं है। फिर बुआ जी का आगमन हुआ। आप बुआ जी से मिली हैं? नहीं तो? जरूर मिलिएगा जी, खुश हो जाएगा। दादी की ट्रू कॉपी हैं। उन्हें तो लगा शायद उन्हें रिमांड होम का वार्डन बनाकर भेज दिया गया है। आते ही शुरू हो गई। 6 महीने में मैं भी तंग आ गई। दादी से भी नहीं देखा गया। बोली, लड़की को उठाकर हॉस्टल में डाल दो। पापा तो ठहरे श्रवण कुमार। माँ की बात टालने का सवाल ही नहीं था। कितनी बड़ी थी तुम तब? 12वां चल रहा था। घर छोड़ने का दुख तो क्या होता, हाँ, हॉस्टल की सख्ती रास नहीं आई कुछ दिन। फिर आदत पड़ गई। लेकिन जैसे ही पापा श्री को पता चला कि इसे हॉस्टल लाइफ रास आ गई है, घर ले आए। आप कहती हैं कि वे मुझे प्यार करते हैं, तो एक बार तो उन्होंने पूछा होता कि निक्की, तुम्हें क्या अच्छा लगता है, किसके पास रहना चाहोगी, कहाँ रहोगी? बस मनमानी करते रहे, जैसे निक्की ना हुई कोई गुड़िया हो गई, जहाँ चाहे पटक दो। ये आखिरी बात कहते कहते उसका आवेश रुलाई में बदल गया। मैं विस्मित थी। कभी सोचा भी ना था कि ये नन्ही सी जान अपने अंदर इतना दुख, इतनी वेदना, इतना आक्रोश समेटे है। मुझे आश्चर्य हो रहा था कि एक ही सांस में वो मुझसे सब कुछ कैसे कह गई। पर यह सब अनजाने में ही हुआ होगा। ये दुख बरसों से उसके मन में कुंडली मारे बैठा होगा। निश्चय ही अपनी सखी सहेलियों से उसने कभी अपना दर्द बांटा नहीं होगा, नहीं तो उसमें इतना आवेग ना होता। अपनी हमजोलियों के बोध में तो उसकी प्रतिभा एक दिलेर लड़की की है। उनके सामने वो अपनी करुण गाथा कभी नहीं दोहराएगी। मेरे सामने भी वो इतना नहीं खुलती, पर अपने पापा के प्रति गुस्से का इजहार करते करते वो कब भावुक हुआ उसे खुद ही नहीं पता चला। पारुल, मैंने शांत स्वर में कहा, अगर मैं कहूँ कि वे तुम्हारे साथ कुछ दिन रहना चाहते हैं, इसीलिए तुम्हें हॉस्टल से ले आए, तो तुम क्या विश्वास करोगी? उत्तर में उसने मुंह बिचका दिया। सुनिए, वो दिद्दा के बारे में आप कुछ बता सकेंगे? अच्छे भले सो रहे थे, एकदम से उठकर बैठ गए। आंखें ऐसे जल उठी मानो मैंने कोई अक्षम्य अपराध कर डाला हो। समझ गई, लड़की ने ये तेवर बाप से ही लिए हैं। उनका भी गुस्सा नाक पर ही तो रखा रहता है। क्या जानना चाहती हो उसके बारे में, और क्यों जानना चाहती हो? ये गुर्राए। बस यूं ही जरा सी क्यूरोसिटी थी। देखो, तुम्हारा समय न कटता हो तो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो, या फिर किसी क्लब में जाना शुरू कर दो, लेकिन ये नौकर चाकरों में बैठकर गप्पे लड़ाना बंद करो। स्तब्ध रह गई मैं। इस तरह भी कोई मुझसे बात कर सकता है? मुझे भी ताव आ गया। डॉक्टर कुमार, याद रहे कि मैं कोई 16-17 साल की ब्याहुली नहीं हूँ। आपको मेरी डिग्रियों का ध्यान नहीं रहा, ठीक है। मेरी सीनियर लेक्चररशिप को आपने नज़रअंदाज कर दिया, ठीक है। पर मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। क्या इस उम्र में भी मुझे दूसरों से रहन सहन के तौर तरीके सीखने होंगे, अदब कायदे जानने होंगे? वे जैसे ज़मीन पर आ गिरे। सॉरी डार्लिंग, बेवजह ऑफ हो गया था, उन्होंने अपराध भाव से कहा। बाद में उन्होंने मुझे कुरेदने की बहुत कोशिश की, पर मैं चुप बनी रही। एक बात उसी समय तय हो गई थी, पारुल की आया के बारे में अगर कुछ जानना भी है तो मैं इनसे नहीं पूछूंगी, क्योंकि मैं जानती थी ये बेवजह ऑफ नहीं हुए थे। हमारी उस छोटी सी अंतरंग बातचीत के बाद पारुल में एक सुखद परिवर्तन आ गया। जबरदस्ती ओढ़े अकेलेपन से वो जैसे एकाएक घबरा उठी। मैं किचन में होती तो मेरे इर्द गिर्द मंडराती रहती, अपने कॉलेज की, अपने सहेलियों की बातें सुनाती, लेक्चरर्स की नकलें उतारती। मैं सुनती और सोचती, कम से कम इस काम के लिए तो माँ का घर में होना जरूरी है, नहीं तो बच्चा किसके सामने अपना जमा खर्च खोलेगा, किसे अपनी विजय गाथा सुनाएगा, किससे अपनी व्यथा कथा कहेगा? अगर कोई सुनने वाला ना हुआ तो तरस जाएगा बेचारा। पारुल भी तो तरस गई थी। उसके मन में कितना कुछ जमा हो पाया था, वही तो धीरे धीरे बाहर आ रहा था। मन का भार हल्का होने से उसके चेहरे का संतप्त भाव भी बिला गया था।
एक अपूर्व कोमलता से उसका मुख उद्भासित हो गया था। जब कुछ करने को नहीं होता तो हम दोनों ताश या कैरम खेलने बैठ जाते। रामधन काका हमें चाय और पकौड़े बनाकर देते जाते। एक दिन पारुल ने पूछ लिया, आप रामधन को काका क्यों कहती हैं? बुजुर्ग है ना, फिर इस घर के पुराने नौकर हैं, नाम लेना अच्छा नहीं लगता। मुझे ये बातें किसी ने क्यों नहीं सिखाई? सिखाने के लिए कोई घर में होना चाहिए ना। क्यों नहीं थे? इतने सारे लोग थे। जिस बात पर डांटते रहते थे, पर कायदे की बात कभी किसी ने नहीं सिखाई। दूसरे एक क्षण उसके चेहरे का तनाव कम हो गया। बोली, रामधन, मैं भी अब से तुम्हें काका कहूँगी, रामधन काका। रामधन हंस दिया। बेबी की सनक को उसने गंभीरता से नहीं लिया। वो लेने लायक थी भी नहीं। बरसों की आदत इतनी आसानी से छूटने वाली नहीं थी। हाँ, लक्ष्मी और रामधन से बात करने का ढंग जरूर सौम्य हो गया था, लेकिन पापा से उसकी अब तक कुट्टी बनी हुई थी। उनकी आहट पाते ही वो अपने दड़बे में घुस जाती थी। एक बार उन्होंने हमें साथ बैठे देख लिया था। हंसकर बाद में कहा था, युद्ध विराम चल रहा है। हाँ, अब आप नज़र तो न लगाइए। एक दिन प्रसाद दंपति आ गए थे। डॉक्टर प्रसाद कुमार के दोस्तों में सबसे घनिष्ठ हैं। दोनों पति पत्नी बड़े ही हंसमुख, खुशमिजाज और मिलनसार हैं। यूँ तो पारुल कभी भी मेहमानों के सामने नहीं आती, पर प्रसाद अंकल से उसकी पटती है। वे आते ही उसे खींचकर बाहर निकालते हैं, कॉलेज के हालचाल पूछते हैं, कभी कभी आइसक्रीम खिलाने बाहर भी ले जाते हैं। उनके बच्चों के साथ तो वो एकदम बच्ची बन जाती है। उनका गदबदा छुटकू, जो 9 साल के अंतराल से पैदा हुआ है, बड़ा प्यारा है। पारुल तो उस पर जान देती है, देखते ही लपक कर उठा लेती है। उस दिन भी पारुल ने छुटकू को देखते ही किताब फेंक दी। फिर रवि, शशि और नन्हे हनी को लेकर सीधे छत पर चली गई। उन लोगों की धमा चौकड़ी की गूंज नीचे तक आ रही थी। दीदी, मिसेस प्रसाद बोली, अब आप भी एक प्यारा सा खिलौना ले आइए। निक्की को बच्चों का कितना शौक है, देख रही हैं ना। इस उम्र में बच्चे की कल्पना भी मेरे लिए हास्यास्पद थी। संयत स्वर में मैंने कहा, घर में जो 2 बच्चे पहले से हैं, उन्हें ही तो मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। नई मुसीबत मोल लेकर क्या करूँगी? कोई मुसीबत नहीं होगी भाभी, डॉक्टर प्रसाद बोले। अपने आप दोनों रास्ते पर आ जाएंगे। घर में थोड़ी रौनक हो जाएगी तो इस तरह भागते नहीं फिरेंगे। और क्या, भाई साहब तो जब देखो अपने मरीजों से ही घिरे रहते हैं। दीदी, आप भी कुछ कहती नहीं हैं? भाभी क्या कहेंगी? जो काम जो इतना फैला रखा है, समेटने में देर तो लगेगी। उस वक्त तो समय काटना एक समस्या थी। अकेला घर काटने को दौड़ता था, इसलिए बेचारा अपने को उलझाए रखता था। मैं दोनों की बातचीत तटस्थ भाव से सुन रही थी। एकाएक पूछ बैठी, आप इन लोगों को कब से जानते हैं डॉक्टर? कब से मतलब? हम लोग तो साथ में पढ़े हैं। तब तो आपने पारुल की मम्मी को भी देखा होगा। हाँ, मैंने तो देखा है, पर शायद संध्या ने नहीं देखा। क्यों डार्लिंग? हाँ, हम लोगों की शादी में वो नहीं थी। मैं जब पहली बार माताजी से आशीर्वाद लेने आई तो निक्की को देखा था, आया की गोद में चढ़कर घूम रही थी। तब बिन माँ की उस नन्ही सी बच्ची को देखकर बहुत दुख हुआ था। लेकिन वो आया भी गजब की थी भाभी, ये समझ लीजिए कि माँ से बढ़कर थी। इतनी अच्छी आया को उन्होंने निकाल क्यों दिया? यह आपसे किसने कह दिया? निकाला नहीं था भाभी, उसे टीबी हो गई थी। यहाँ घर में कैसे रखते? इलाज के लिए उसे हॉस्पिटलाइज तो करना ही पड़ा। कुमार ने खुद सारा इंतजाम किया था। वो जब तक ठीक नहीं हो गई, कुमार बराबर उसके इलाज के लिए पैसा भेजता रहा। उसके घर का पता जानते हैं? कुमार को मालूम होगा। नहीं, मैं उनसे नहीं पूछना चाहती। आप ही किसी तरह पता लगा सकें तो लगाइए। पता तो खैर टीबी हॉस्पिटल से ही मिल जाएगा, पर बात क्या है? मैं उसे वापस बुलाना चाहती हूँ। पर क्यों? अब तो वो बहुत बूढ़ी हो गई होगी। निक्की को भी अब आया की ज़रूरत नहीं रही। 8-10 साल में कोई इतना नहीं बुढ़ाता डॉक्टर, और निक्की को अब भी उसकी ज़रूरत है। उसके अवचेतन में अब भी वो बसी हुई है। उसे खोने का दुख अब भी उसके मन में ताज़ा है। मैं चाहती हूँ वो फिर से यहाँ आकर रहे और पारुल का बचपन लौटा दे। कुमार राजी होगा? वो मेरा जिम्मा रहा। पहले आप पता तो लगाइए। ट्रीट इट एज एन अर्जेंट केस, टॉप प्रायोरिटी। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल समझ रहा हूँ भाभी। उसके बाद लगातार 3-4 दिन तक मैं डॉक्टर प्रसाद के फ़ोन की प्रतीक्षा करती रही। चौथे दिन वो खुद ही आ गए। वो जानबूझकर ऐसे समय आए थे जब उनके मित्र घर पर नहीं थे। मैंने मन ही मन उनकी समझदारी की दाद दी। भाभी, मैंने आपका काम तो कर दिया है, मतलब गंगाबाई का पता तो लगा लिया है, बट आई एम अफ्रेड आप उसे घर नहीं ला सकेंगी। क्या मतलब?
मैं उसका पता लेने टीबी हॉस्पिटल गया था। वहाँ पता चला कि 6 महीने पहले ही उसे फिर से भर्ती किया गया है और यह भी पता चला कि इस बार बीमारी बहुत अगले दौर में पहुँच गई है। क्या टीबी भी रिप्लेस होता है डॉक्टर? यह तो राजरोग है भाभी। इसे चाहिए अच्छी ग़िज़ा, अच्छी देखभाल। गरीबों के घर पर यह सब कहाँ मैसर होता है। फिर अपना कोई होता तो देखभाल करता। वो तो भाई के घर पड़ी हुई थी, वहाँ तो अपने ही खाने के लाले होंगे। गंगाबाई बेचारी तो इन असुविधाओं की आदी भी नहीं है। शुरू से बंगलों में रही है, अच्छा खाया है, अच्छा पहना है। भाभी के पीहर में भी उसके ठाट थे, यहाँ भी उसका दबदबा था। दूसरे माहौल में तो वो जी ही नहीं सकती थी। तो क्या वह उनके पीहर से आई थी? हाँ, निक्की की देखभाल के लिए उसे बुलवा लिया था। उन दोनों भाभी बीमार चल रही थीं। उनकी मृत्यु के बाद उसके वापस जाने का प्रश्न ही नहीं उठता था। भाभी, एक बात कहूँ? कहिए, मैंने निराश स्वर में कहा। निक्की और दिद्दा को लेकर मैंने पिछले दिनों जितने कल्पना चित्र बनाए थे, अब सबके सब मुझे मुंह चढ़ा रहे थे। भाभी, मुझे लगता है वो बुढ़िया ज़्यादा दिन नहीं खींचेगी। हर डेज आर नंबर्ड। अगर निक्की को एक बार उससे मिलवा लाते तो उसका जी खुश हो जाएगा। आप इत्मीनान रखें, मैं ही ले जाऊंगा उसे। डॉक्टर प्रसाद के साथ पारुल को भेजना कोई मुश्किल नहीं था। उनसे तो पारुल की दोस्ती थी। वादे के मुताबिक वे दूसरे ही दिन आकर उसे ले गए। उनके जाने के बाद मैं अपने दिवा सपनों में खो गई। पारुल आज कितनी खुश होगी। उसे लगेगा जैसे उसका बचपन लौट आया है। और जब उसे पता लगेगा कि उसकी बिछड़ी हुई ममता से पुनः मिलवाने के लिए मैंने ही पहल की है, तो वो कृतज्ञता से भर उठेगी। मन का सारा कलमश धुल जाएगा। प्रसाद अंकल उसे यह भी बताएंगे कि दिद्दा के इलाज का सारा खर्च पापा उठा रहे हैं, तो फिर वो पापा को भी माफ़ कर देगी। और उसके पापा, वे भी तो कितने खुश होंगे। इस मधुर षड्यंत्र की मैंने भनक तक नहीं लगने दी थी। अब पता चलेगा तो सिवा प्रशंसा के कुछ ना कर पाएंगे। उन लोगों को लौटने में कोई 2-2.5 घंटे लग गए। हॉस्पिटल शहर से दूर पहाड़ी पर जो था, मुझे लगा था गाड़ी से उतरकर वो सीधे मेरे पास दौड़ी आएगी और गले में अपनी दोनों बाहें डालकर कहेगी, हाय मम्मी, यू आर सो स्वीट। पिछले दिनों हम काफ़ी करीब आ गए थे, फिर भी एक औपचारिक दूरी बनी हुई थी। आज वो भी समाप्त हो जाएगी। लेकिन वो सीधे कमरे में चली गई। शायद अपना भावावेश मुझसे छिपाना चाहती हो। डॉक्टर प्रसाद जरूर थोड़ी देर मेरे पास बैठे। बोले, बहुत खुश हुई बुढ़िया, बार बार बनाए ले रही थी, माथा चूम रही थी, आपको और मुझे भी असीस दे रही थी। लेकिन भाभी, उसकी हालत कुछ ठीक नहीं है। शी इज़ कोलैप्स एनी टाइम। अच्छा ही हुआ जो आप लोग हुआ है, नहीं तो ज़िंदगी भर का मलाल रह जाता, मुझे भी और बिटिया को भी। आप ठीक कह रही हैं, उन्होंने उठते हुए कहा। उन्हें विदा करके मैं गुनगुनाती हुई सीधे पारुल के कमरे में गई। मुझे क्या मालूम था कि वो मेरी प्रतीक्षा में भरी बंदूक की तरह तनी बैठी थी। मुझे देखते ही फट पड़ी। क्यों भेजा था मुझे वहाँ? किसकी साजिश थी ये? बचपन की एक मीठी सी याद मेरे मन में थी, उसे भी आपने तहस नहस कर दिया। सौतेली माँ है ना, मेरा इतना सा सुख भी आपसे ना सहा गया। और आप सोच रही हैं कि आपने बड़ा एहसान किया, मेरी पुरानी आया से मिलवा कर बड़ा नेक काम किया। पता नहीं कितनी देर तक वो इसी तरह बड़बड़ाती रही। मैं जड़ मूक बनी उसके आरोपों को झेलती रही। प्रतिवाद करने का या आगे बढ़कर उसे सांत्वना देने का भी मेरा साहस ना हुआ। उफ, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि बचपन में इसी औरत ने मुझे पाला है। मुझे तो ये सोचकर भी झुरझुरी सी आती है कि मैं उसकी गोद में खेलती थी, उसके पास ही सोती थी। उसने बताया कि वो मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी। छी, मुझे तो वहीं उबकाई आने लगी। उसका कमरा, उसका बिस्तर, उसके कपड़े इस कदर बास मार रहे थे। उफ, उसका दर्द मेरी पकड़ में आ गया। दिद्दा उसके लिए एक मधुर एहसास की तरह थी, पर इस मरणासन्न वृद्धा से उसका कहीं कोई मेल नहीं था। उसका रोग जर्जर शरीर देखकर वो कांप गई थी। उसका स्नेहिल स्पर्श उसे लिजलिजा गया था। एक तिलिस्म था जो टूट गया था, और अब वो उन किस्सों पर आंसू बहा रही थी। मैं उसे समझाना चाहती थी कि पारुल, वक्त की मार किसी को नहीं बख्शती। हम सब धीरे धीरे काल के उसी अंधकूप की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ सब कुछ विरूप हो जाता है, नष्ट हो जाता है। पर जीवन की नश्वरता का दर्शन समझने की भी एक उम्र होती है। पारुल तो अभी उस उम्र के दौर में थी जहाँ सब कुछ रसमय रंगीन होता है। उसके लिए तो भविष्य का अर्थ विकास है, विनाश नहीं। वो इस कड़वे सच को, असुंदर यथार्थ को कैसे स्वीकारेगी? वो फिर लौट गई अपने उसी कारा में जो उसने स्वयं निर्माण की थी। मैं फिर दूर फेंक दी गई। पहले भी हम दोनों में बोलचाल नहीं थी।
पर तब इतना असहज नहीं लगता था। पर एक बार करीब आने के बाद फिर उसी स्थिति में लौट जाना बहुत क्लेशकारक लगता था। उसके पापा अक्सर छेड़ देते, क्यों युद्ध विराम समाप्त हो गया, संधि वार्ता विफल हो गई? तो मैं गुस्से में यह भी न कह पाती कि आपकी ही नज़र लग गई, बस शर्म से सिर झुका लेती। जीवन फिर पुराने ढर्रे पर चल पड़ा था, एक रस और निरानंद। घर फिर द्वीपों में बट गया था। इस बीच कई पर्व त्योहार आए, पर कोई हमें उल्लसित नहीं कर सका, उल्टे वे हमें और अवसाद से भर गए। 30 सितंबर को पारुल का जन्मदिन था। मैं मन ही मन कब से उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। अच्छा खासा हंगामा करने का प्लान था, सारी तैयारी भी कर रखी थी। पारुल ने बातों ही बातों में बताया कि अरसे से उसका जन्मदिन घर पर नहीं मना है। इतने दिन तक वो हॉस्टल में ही थी, पिछले साल पापा को याद ही नहीं रहा। मैंने तय कर लिया था कि इस बार इतने सालों की कसर निकाल लूँगी, पर मेरा सोचा कुछ नहीं हुआ। पारुल ने साफ इनकार कर दिया। मैंने उसके लिए प्यारी सी ड्रेस खरीदी थी जो उसने नहीं पहनी। उसके लिए 3 रंगों वाला नाव के आकार का केक बनाया था जो उसने नहीं काटा। उसकी सहेलियों के लिए कलात्मक निमंत्रण पत्र बनाए थे जो उसने नहीं भेजे। मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। दशहरे पे हम लोगों ने जबलपुर जाने का कार्यक्रम बनाया, उसने मना कर दिया। दीपावली पर हमने पूरे घर का रंग रोगन करवाया, पर उसने अपना कमरा खाली नहीं किया। मैंने रंगोली से पूरा आंगन पूर दिया, पर उसने झांक कर भी नहीं देखा। घर में मैंने मिठाइयों के ढेर लगा दिए, पर उसने प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं कहा। भैया दूज पर मैंने खास तौर से डॉक्टर प्रसाद के परिवार को आमंत्रित किया, पर उसने बच्चों का टीका नहीं किया। पहले की भांति वो मुझ पर फुफकारती तो नहीं थी, पर अपनी उपेक्षा से मेरे हर प्रयास को विफल कर रही थी। मेरी 4-5 महीने की लंबी छुट्टी समाप्त होने को थी और मेरा मन फिर से ज्वाइन कर लेने को हो रहा था। इस ऊब से बचने का और कोई उपाय भी तो नहीं था। मैं ईश्वर को धन्यवाद दे रही थी कि उसने मुझे समय पर सद्बुद्धि दी, नहीं तो एकदम इस्तीफा देकर ही आ रही थी। ईश्वर से ज़्यादा धन्यवाद तो भैया भाभी को और अपने सहयोगियों को देना चाहिए। उन्हीं लोगों ने मुझे सलाह दी थी कि फ़िलहाल लंबी छुट्टी ले लो, और देखो इस उम्र में एडजस्टमेंट बहुत कठिन होता है। नौकरी छोड़ दोगी तो लौटने का रास्ता भी नहीं रहेगा। एक पारुल की बात छोड़ दी जाती तो इस घर में मुझे सुख ही सुख मिला था, पर उस एक दुख ने सारे सुख का स्वाद छीन लिया था। निश्चय और अनिश्चय के बीच झूलती हुई मैं एक दिन सचमुच इंदौर पहुंच जाती कि बीच में एक हादसा हो गया। उस दिन मैं रोज की तरह किचन में व्यस्त थी कि ये आए और गंभीर स्वर में बोले, प्रसाद का फ़ोन है तुम्हारे लिए। मैं चौंक पड़ी। मेरे लिए? धड़कते दिल से रिसीवर उठाया। हेलो भाभी, बुरी खबर है। क्या? मैंने कांपते स्वर में पूछा। पूजनीय दिद्दा चल बसी। मैं स्तब्ध रह गई। भाभी कुछ कहिए भी, क्या करना है? अब कहने को या करने को रहा ही क्या है? मेरा मतलब है, शुड वी टेल द किड? नो, डेफिनेटली नॉट। शी इज़ जस्ट ए किड, यू नो। अच्छा, अब आप इनसे बात कीजिए, मेरी कढ़ाई जल रही है। चोंगा इनके हाथ में देकर मैं भागने ही वाली थी कि इन्होंने हाथ पकड़ कर रोक लिया। प्रसाद से 2 मिनट बात करके फ़ोन रख दिया और मेरी तरफ मुखाते हुए। उनकी मुद्रा से मैं समझ गई कि मैं कटघरे में खड़ी हूँ। उन्होंने पहला प्रश्न दागा। प्रसाद ने खबर पहले तुम्हें क्यों दी? मुझे भी तो दे सकता था। ये बात आप उन्हीं से पूछते तो ठीक रहता। उससे तो खैर पूछना ही है, पर तुम ये बताओ, इस औरत की मौत से तुम्हारा क्या वास्ता है? ओफो, मेरा क्या वास्ता होगा? वे बस मुझसे इसलिए पूछ रहे थे कि पारुल को बताना है कि नहीं। मैंने कह दिया कि कोई ज़रूरत नहीं। वो जब जिंदा थी पारुल उन्हें देखा ही थी बस। मैं रात में तो उस बच्ची को नहीं भेज सकती थी ना। पारुल अस्पताल कब गई थी? गई थी एक दिन, प्रसाद लेवा ले गए थे। पर सुझाव किसका था? मेरा था। यही सुनना चाहते हैं ना आप? अब आप ये भी कहेंगे कि ये बात मुझसे क्यों नहीं कही गई? तो हुजूर, शुरुआत तो आपसे ही की थी ना। पर आप तो उस नाम को सुनते ही भड़क गए थे। उस समय आप क्या ही सुनने की स्थिति में थे कि पारुल अपनी आया को भूल नहीं पाई है? अब भी वो उसे उतनी शिद्दत से याद करती है? क्या आपके पास ये सोचने समझने की फुर्सत थी कि वो अपनी दिद्दा के लिए कितनी बेचैन है? आपकी उस फुर्सत का इंतजार मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि उस औरत के पास गिनती के दिन थे। आज मैं खुश हूँ कि आपकी नाराज़गी का खतरा उठाकर भी मैंने ये पहल की। आपको कुछ कहना है? क्या कहते बेचारे, मुंह लटका कर रह गए। विजय के उन क्षणों में मैंने ये भी नहीं बताया कि मेरी वो उदात्त कोशिश कितनी नाकाम रही। मेरे आत्मविश्वास का दुर्ग कैसे भरभरा कर गिर पड़ा। उस दिन नाश्ता किए बिना ही ये घर से निकल गए। शायद मुझे दंड देने का इससे अच्छा तरीका उन्हें याद नहीं आया। सुबह के गए, रात को लौटे, आते ही सीधे नहाने चले गए। मैं समझ गई कि दिवंगता को श्रद्धांजलि देकर लौटे हैं। अच्छा भी लगा।
इतना तो हक उस गरीबनी का बनता ही था। अब मेरे सामने केवल एक समस्या थी, पारुल को बताऊं या ना बताऊं। बताऊं भी तो कैसे, वो तो मुझसे रुक भी नहीं मिलाती थी। इतनी बड़ी बात एकदम मुंह फेर कर तो मारी नहीं जा सकती थी। कुछ माहौल तो बनाना पड़ेगा और इस स्थिति में ये संभव नहीं। और अगर न बताऊं तो कल को वो इसी बात पर आरोपों की झड़ी लगा देगी और मुझसे और दूर छिटक जाएगी। ट्रिंग ट्रिंग, रात के सन्नाटे में फ़ोन की घंटी बजी तो मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। तब तक इन्होंने चोंगा उठा लिया था। जब तक ये बात करते रहे मैं बदहवास सी उन्हें देखती रही। रिलैक्स डार्लिंग, उन्होंने फ़ोन रखते हुए कहा। डॉक्टर के घर में तो जब तक घंटी बजती ही रहती है, तुम्हें अब तक आदत नहीं हुई? धीरे धीरे ही तो होगी, मैंने झेपते हुए कहा। दरअसल सुबह सुबह फ़ोन पर वो खबर सुनी है ना, तब से दिमाग ख़राब हो गया। फिर कुछ रुक कर पूछा, आप वहाँ गए थे ना? हाँ, जाना तो था ही, गया भी और कफन दफन का, मेरा मतलब अंतिम संस्कार का सारा इंतजाम किया। क्यों, उसके परिवार वाले नहीं आए थे? आए थे, पर सबके सब हाथ हिलाते हुए चले आए थे। बॉडी कोई गांव भी नहीं ले जाना चाहता था, फिर यही सब करना पड़ा। चलिए अच्छा ही हुआ, इसी घर से दाना पानी बंधा था उनका, आखिर तक निभ गया, यही खुशी है। और फिर कुछ क्षण रुककर बड़े साहस के साथ मैंने कहा, सुनिए, मुझे उनके बारे में कुछ बताएंगे? इस बार उन्होंने आंखें नहीं तरेरी और ना ही गुर्राए, बल्कि शांत स्वर में बोले, क्या जानना चाहती हो? यही कि वे कौन थी, कहाँ से आई थी, इस घर में उनका वजूद क्या था? ऐसा कोई लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है। रमा के भतीजों की आया थी, रमा की बीमारी में यहाँ आई थी। खासियत बस यही थी कि जब तक मेरे ससुर जीवित रहे उसकी तनख्वाह उस घर से ही आती रही। ऐसा क्यों? इसलिए कि उस समय फुल टाइम आया रखने की मेरी हैसियत नहीं थी। हम लोग यानी मैं और अम्मा जी उसके लिए इतने उत्सुक नहीं थे, किसी तरह एडजस्ट ही कर रहे थे। पर रमा असुविधाओं में जीने की आदी नहीं थी, इसीलिए उसके पिताजी को दया आ गई। पर उनकी यह दया, ये मेहरबानी हमें बहुत महंगी पड़ी। क्यों? अपने ही घर में हम जैसे किसी के आश्रित हो गए। उसकी उपस्थिति हमें एक हीन बोध से भर देती थी, वो भी हमें हिकारत से देखती थी। मेरा तो फिर भी थोड़ा लिहाज करती थी, पर अम्मा को उसने कभी मालकिन का दर्जा नहीं दिया। बेचारी अम्मा, वे तो नौकरानी की नौकरानी बन गई थीं। वे दिद्दा के लिए चाय बनाती, नाश्ता देती, रोटियां सेकती। दिद्दा नाक भौं सिकोड़ कर खाती और अपने साहब को कोसती कि बेबी को उन्होंने किस कुएं में पटक दिया है। क्या वे लोग बहुत अमीर हैं? अमीर थे। रमा के डैडी की शेयरिंग प्रैक्टिस थी। बहुत कुशल सर्जन थे वे। अपनी उंगलियों के कमाल से उन्होंने वैभव का साम्राज्य खड़ा कर दिया था, लेकिन उस साम्राज्य का योग्य उत्तराधिकारी उन्हें नहीं मिला। बेटा उनका डॉक्टर नहीं बन सका। शायद इसीलिए उन्होंने रमा के लिए मेरा चुनाव किया था। सोचा होगा ये गरीब घर का बिना बाप का लड़का आसानी से काबू में आ जाएगा। मेरे पास अपना अलग साम्राज्य बनाने की कुव्वत थी। जो सोचा था वो मैंने करके भी दिखा दिया। पर देखने के लिए न रमा रही न उसके डैडी। उन्होंने तो बस मेरे संघर्ष का दौर ही देखा। उन्हें, मेरा मतलब पारुल की मम्मी को, क्या हो गया था? दूसरी प्रेगनेंसी के दौरान छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टरों ने अबॉर्शन की सलाह दी, वो भी करवा लिया, पर पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशंस हो गए कि हालत बिगड़ती ही चली गई। कार में डालकर मुंबई भी ले गए थे, पर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। 15वें दिन उनके शव को लेकर ही लौटना पड़ा। उन्हीं दिनों दिद्दा इस घर में आई थी। हम लोग तो उन दिनों रमा को लेकर परेशान थे। घर में बस अम्मा थी और वो थी, पर एक नफ़रत का बीज कब पड़ गया पता ही नहीं चला। एक खाई सी थी दोनों के बीच, जो बढ़ती ही चली गई। रमा जब तक रही तब तक तो सब कुछ दबा ढका रहा, पर उसकी मृत्यु के बाद दोनों का परस्पर तिरस्कार और घृणा जैसे मुखर हो गए। बहुत कठिन दिन थे वे। मैं रमा के वियोग से आहत था। प्रैक्टिस की कशमकश जारी थी और इधर घर में जैसे जंग छिड़ी हुई थी। मैं परेशान हाल घर लौटता तो यहाँ अदालत शुरू हो जाती। मैं बच्ची को ढंग से प्यार भी नहीं कर पाता। इन्हीं दोनों की चिकचिक मेरा दिमाग चाट जाती। दोस्त, रिश्तेदार और साथी, डॉक्टर रोज़ सलाह देते कि शादी कर लो, बच्ची बड़ी हो जाएगी तो फिर मुसीबत हो जाएगी, वो फिर आसानी से नई माँ को स्वीकार नहीं कर पाएगी। अम्मा भी इसरार करती, पर मेरी हिम्मत ही ना पड़ती थी। घर में एक तीसरा मोर्चा खोलने की मेरी ताकत नहीं थी। 5 साल तक घर में ये नाटक चलता रहा और हम माँ बेटे बच्ची को बर्बाद होते देखते रहे। अत्यधिक लाड़ प्यार ने उसे जिद्दी और बिगड़ैल बना दिया था। उसमें गलत संस्कार पड़ रहे थे। वो दादी को तो किसी गिनती में ही नहीं लाती थी, बस थोड़ा बहुत मुझसे डरती थी। उसे डराना मुझे अच्छा नहीं लगता था, पर सोचता था कि किसी का तो खौफ हो, नहीं तो लड़की हाथ से निकल जाएगी।
फिर धीरे धीरे सब कुछ मेरी सहन शक्ति के बाहर होता चला गया। मैं समझ गया कि इस घर में इन दो औरतों के साथ रहना मुश्किल है। किसी एक को तो जाना ही पड़ेगा और जाहिर था मैं अपनी माँ को तो कहीं नहीं भेज सकता था। इसीलिए दिद्दा को निकाल बाहर किया। नहीं, इतनी बेदर्दी से नहीं निकाला, पर यूँ कहो कि इत्तेफाक से मुझे एक कारण मिल गया। उन दिनों दद्दा बहुत खांसने लगी थी। अम्मा ने कई बार बताया कि उसकी खांसी के मारे रात भर नींद नहीं आती है, पर मैं इसे शिकायत का एक पैंतरा समझकर टाल गया था। पर ज़्यादा दिन तक अम्मा को अनसुना न कर सका। मुझे भी दिद्दा की खांसी सुनाई देने लगी। उस समय तो हम छोटे से घर में थे, तब आज जैसा बड़ा बंगला नहीं था। खांसने की आवाज़ कहाँ तक छिपती। मेहरी ने एक बार दिद्दा को खून थूकते हुए देखा, जिसे वो पान की पीक बताती रही। फिर मुझे चिंता हुई। बड़ी मुश्किलों से निक्की का वास्ता देकर उसे डॉक्टरी जांच के लिए राजी किया। इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरा सच सही निकला, उसे टीबी हो गई थी। लेकिन टीबी तो अब कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, मैंने जैसे उन पर आरोप लगाते हुए कहा। लेकिन बीमारी तो है और इलाज भी करना पड़ता है। एक बार पता चल जाने के बाद क्या उसे घर में निक्की के पास रखा जा सकता था? मैंने उसे यहाँ टीबी अस्पताल में भर्ती करा दिया। 2-2.5 साल बाद वो ठीक भी हो गई, पर मैं उसे वापस घर नहीं लाया, उसके गांव ही भेज दिया। पर वो जहाँ कहीं भी रही, मैं उसे बराबर पैसे भेजता रहा। आज उसकी अंतिम किस्त भी मैंने दे दी। इतनी देर से मैं पेट के बल लेटकर कोहनियों पर सिर टिकाए उनकी बातें सुन रही थी। दिद्दा की कहानी का पटाक्षेप होते ही मैंने एक निश्वास भरा और करवट बदल कर लेट गई। मन बेहद उदास हो आया था, परंतु इस समय जिस अनजान अनदेखी वृद्धा के प्रति मन में करुणा उमड़ रही थी, वो दिद्दा नहीं, पारुल की दादी थी। बेचारी बेटे की शादी के कैसे कैसे अरमान सजोए बैठी होंगी, पर मिला क्या? दुख, निराशा और अपमान। रजनी जी, उसके बाद की कहानी नहीं सुनोगी? मैंने एकदम पलट कर उन्हें देखा। उसके बाद की मतलब? यह तो निक्की की आया की कहानी थी। निक्की की कहानी भी तो सुनो। वो मुझे मालूम है, मैंने उल्हाने के स्वर में कहा। दिद्दा चली गई तो उसे मामा के यहाँ भेज दिया गया। वहाँ मामी की पैनी जबान ने उसका जीना मुश्किल कर दिया। वहाँ से लौटी तो कर्कश बुआ के पल्ले पड़ गई। फिर उनसे भी नहीं संभली तो हॉस्टल में पटक दिया। यही ना? तुमने तो 4 लाइनों में सारा इतिहास समेट कर रख दिया। पर जानती हो, इसे जीने के लिए मुझे 8 लंबे साल लग गए हैं, और मैं उतना दुष्ट भी नहीं हूँ जितना तुम मुझे साबित करना चाहती हो। मैंने अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहा, पारुल से जितना सुना था वही बता दिया। अब आप बताइए। ये हुई ना बात। जज को चाहिए कि पहले दोनों पक्षों को सुन ले और फिर फैसला करे। प्रोसीड, मैंने नाटकीय अंदाज में कहा। योर ऑनर, ये सच है कि दिद्दा की बीमारी के बाद मैंने निक्की को मामा के यहाँ भेज दिया था। उस घर में उसका हमेशा स्वागत ही हुआ है। रमा की मृत्यु के बाद तो उन्होंने बार बार कहलवाया था, पर बच्ची के बिछोह की कल्पना से ही मैं घबरा जाता था, इसलिए भेज नहीं सका। जब मजबूरी में भेजने की नौबत आई, उस समय मेरे ससुर जी गुजर चुके थे। दुर्भाग्य से मेरी सास भी खाट से लग गई थीं। घर में आमदनी तो शून्य हो गई थी और निक्की के मामा बिजनेस के नए नए प्रयोगों में बाप की कमाई फूंक रहे थे। निक्की की मामी यूँ तो बड़ी अच्छी थी बेचारी, पर परिस्थितियों ने उन्हें परेशान कर दिया था। छोटे छोटे 3 बच्चे, घर में अपंग और बीमार सास, गिरती हुई माली हालत, दिमाग खराब करने के लिए यही बहुत था। उसमें पहुंच गई वो जिद्दी और बिगड़ैल लड़की। साल भर घर में जैसे कोहराम मचा रहा था। हार कर बेचारे उसे वापस छोड़ गए। भाभी आंख में आंसू भरकर कहती रहीं, लाला, लड़कों का साथ है मेरा, पराई लड़की की जिम्मेदारी लेने से जी घबराता है। लड़की उस दिन से सचमुच ही पराई हो गई। निक्की ने फिर कभी इधर का दुख नहीं किया। अम्मा जैसे तैसे घर संभाल रही थी, पर निक्की उनके बस की नहीं थी। इसीलिए मैंने दीदी से चिरौरी की और वे तुरंत चली आईं। साथ में जीजा जी भी थे। वे उसी साल रिटायर हुए थे, पर आशिकी का आलम यह था कि बीवी के बगैर एक दिन भी नहीं रह पाते थे। दीदी भी उनकी रंगीन मिजाजी से वाकिफ़ थीं, इसीलिए बहू बेटियों के बीच उन्हें अकेले छोड़ने का खतरा उन्होंने नहीं लिया। दीदी बहुत उत्साह से भरकर यहाँ आई थीं। वे बहुओं को जता देना चाहती थीं कि दुनिया में उनकी कद्र वाले, उन्हें चाहने वाले भी हैं। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि वे लड़की को 2 दिन में ठीक कर देंगी, और वे एकदम रिग मास्टर की तर्ज पर शुरू हो गईं। उनकी सख्ती देखकर तो अम्मा भी सिहर गई थीं, पर बच्ची के कल्याण की कल्पना करके चुप रह गई थीं। उन दोनों निक्की का जीवन एकदम घड़ी की सुइयों पर चलता था। समय पर सोना, जागना, रोज़ नहाना, दोनों वक्त कंघी करना, ब्रश करना, समय से स्कूल जाना, नियमित होमवर्क करना, दोनों वक्त ट्यूशन पढ़ना, आदि आदि। लड़की जैसे बुआ के हाथों की कठपुतली बन गई थी।
दीदी बहुत मेहनत कर रही थी, पर उसमें ममता की आंच नहीं थी, स्नेह का स्पर्श नहीं था। इसलिए फिर निक्की बिदकने लगी। और क्या? मैंने उनकी चुप्पी को तोड़ा। आज समझ में आ रहा है अम्मा ने किस मुश्किल से यह बात मुझसे कही होगी। मुझे आज भी कहते शर्म आ रही है। कौन सी बात? अम्मा अपने देवता स्वरूप दामाद के प्रति एकाएक शंकालु हो उठी थीं। रसिया तो वे जन्म के ही थे, पर इतनी सी लड़की पर जोर डालेंगे ये नहीं सोचा था। सहज स्नेह से वंचित, लाड़ दुलार के लिए तरसती 10-12 साल की निक्की आसानी से उनके हाथ आ गई थी। वो दिन भर उनसे लिपटी चिपटी रहती। दीदी देखती और सुलग उठती, अम्मा देखती और मन महसूस कर रह जाती। आखिर एक दिन अम्मा ने मुझसे कह दिया, बेटा इन बूढ़ी आंखों में अब चौकीदारी करने की ताकत नहीं है। तो अगर लड़की को सर्वनाश से बचाना चाहता है तो किसी अच्छे हॉस्टल में डाल दे, नहीं तो मैं सुख से मर भी नहीं पाऊंगी। अम्मा ने जीवन में इतना सहा था कि मैं उनके दुखों का बोझ और बढ़ाना नहीं चाहता था। इसीलिए वही किया जो अम्मा ने चाहा था। बच्ची के कल्याण का दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। पर पता नहीं कहाँ क्या गलत हो गया, जिसके लिए सारी उठापटक करता रहा वही मुझसे रूठ गई। मैं तरस कर रह जाता हूँ, पर वो मुझसे बात नहीं करती। करती भी है तो उसकी जबान पे जैसे कांटे उगाते हैं। लहूलुहान कर देती है मुझे। उसकी आंखों में झांकती घृणा मुझे अपनी ही नज़र में छोटा बना देती है। मैं उसे इसके आगे वो बोल नहीं पाए। पुरुष थे, शायद इसी से जब्त कर सके, नहीं तो फफक कर रो ही पड़ते। मुझे अपने ही ऊपर शर्म हो आई। हमेशा पारुल के लिए ही सोचती रही मैं। मेरी बगल में लेटा हुआ ये व्यक्ति, ये भी तो बिल्कुल अकेला है। इसे भी तो अपनों ने ही छला है। किसी ने स्नेह का, संवेदना का स्पर्श नहीं दिया, केवल समस्याएं ही दी हैं। आपकी भूल क्या थी बताऊं? मैंने उनके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। जिसके लिए आपने इतनी उठापटक की, उसके मन में झांकने की, वहाँ लिखी इबारत पढ़ने की आपने कभी कोशिश नहीं की। परिस्थितियों पर आपका वश नहीं था, मंजूर है, पर उनकी व्याख्या भी तो की जा सकती थी। अपनी मजबूरियां तो समझाई जा सकती थीं। आपने सोचा होगा छोटी सी बच्ची है, क्या समझेगी। यहीं आप चूक गए। बच्चे बहुत समझदार होते हैं। शत्रु मित्र की पहचान वे फौरन कर लेते हैं। उनके संवेदनशील मस्तिष्क पर हर बात का जल्दी और गहरा असर होता है। इसीलिए उनके राग द्वेष भी स्थायी होते हैं। मेरे पास उस समय इतना सोचने समझने की फुर्सत ही कहाँ थी। मैं तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने में व्यस्त था। इसीलिए तो मोर्चा हार गए। मैंने उस गंभीर प्रसंग को हल्के फुल्के ढंग से समाप्त कर दिया, ताकि वातावरण का तनाव कुछ तो कम हो, और वो हुआ भी। थोड़ी देर में इनकी नाक बजने लगी, लेकिन मैं सुबह तक आंख नहीं झपका सकी। मैं कमरे में बैठकर बुनाई कर रही थी कि वो दंदनाती हुई सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे बुलाया था? हाँ, तुम्हारे मामा के यहाँ से मनी ऑर्डर आया है, और राहुल की चिट्ठी भी। चिट्ठी? किस खुशी में? दरअसल हुआ यह कि राखी पर तो मैं चूक गई, पर मैंने तुम्हारे मामा जी को भाई दूज का टीका जरूर भेज दिया था। उसी पत्र में बच्चों के नाम तुम्हारा टीका भी भेज दिया था। उसी का जवाब आया है। तुम्हारे मामा जी ने भी बड़ा सुंदर पत्र लिखा है। आप मेरे लिए रिश्तेदार क्यों जुटाती फिर रही हैं? मैंने आपसे उसी दिन कह दिया था ना कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उस दिन की बात और थी पारुल। वे प्रसाद अंकल के बच्चे थे। उसे तुम रिश्ता जोड़ना कह सकती हो, पर ये तो तुम्हारे अपने भाई हैं, तुम्हारे मामा के लड़के। नहीं, ना मेरा कोई मामा है ना भाई। आप ये चिट्ठी और रुपए अपने पास ही रखिए। कम ऑन पारुल, इतना गुस्सा नहीं करते। अच्छा 5 मिनट ज़रा बैठो तो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस तरह तनकर खड़ी हो जाती है तो मुझे टेंशन हो जाती है। अनिच्छा से ही सही वो पलंग की पाटी पर बैठ गई, जैसे किसी भी क्षण उठकर चली जाएगी। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ये गुस्सा असल में किस पर है, मुझ पर या अपने भाइयों पर? अगर भाइयों पर है तो उन्हें माफ़ कर दो। अरे बचपन में तो सभी भाई बहन लड़ते झगड़ते हैं, सगे हों तब तो और भी ज़्यादा। मेरी माँ कहती थी कि बचपन में जिनमें लड़ाई होती है, बड़े होकर वे भी एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं। तो बेटे, बचपन की बातें इतने दिनों तक थोड़ी याद रखते हैं, सब भूल जाते हैं। देखो तुम्हारे भाई भी भूल गए हैं, तुम भी उनको माफ़ कर दो। और अगर तुम मुझसे नाराज़ हो पारुल, तो विश्वास करो मैंने जानबूझकर तुम्हें चोट नहीं पहुंचाई। मेरा इरादा तुम्हारा जी दुखाने का नहीं था। दरअसल मैं सांस लेने के लिए रुकी तो एक बात बिजली की तरह मेरे मन में कौंध गई। मैं तुम्हें उस जगह कभी ना भेजती पारुल, पर उस मरणासन औरत की इच्छा का मान रखना पड़ा। फांसी पर चढ़ने वाले की भी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, उसका सम्मान किया जाता है। फिर ये तो तुम्हारी दिद्दा थी। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि दिद्दा ने तुम्हें एक बार देखना चाहा था। तुम उन्हें कितना याद करती हो, उससे कहीं ज़्यादा वे तुम्हें याद करती थी।
तुम्हारे पास तो फिर भी एक दुनिया थी, स्कूल की, कॉलेज की, पुस्तकों की, सिनेमा की, सहेलियों की, लेकिन उनके पास तुम्हारी यादों के सिवा क्या था? इसलिए उनकी इच्छा का मान तो रखना ही था। इतना हक तो उनका बनता ही था। उनके प्यार का कर्ज था तुम पर, उसे तो चुकाना ही था। सबको अपने हिस्से का कर्ज खुद ही उतारना पड़ता है। तुम्हें पाल पोस कर दिद्दा ने इस घर पर जो उपकार किया है, पापा बराबर उसका हिसाब चुकाते रहे हैं। अंतिम संस्कार तक उन्होंने अपना ये कौल निभाया है। अंतिम संस्कार किसका? यही कहने के लिए तो मैंने तुम्हें बुलाया था। चिट्ठी तो कोई भी तुम्हारे कमरे में दे आता, पर यह खबर तो मुझे ही देनी थी ना। पारुल दिद्दा नहीं रही, उसका सिहरना मैंने साफ देख लिया। अच्छा हुआ जो तुम लोग उस दिन अस्पताल हुआ है। तुम्हें देखने की बड़ी साथ थी उन्हें, नहीं जाती तो मन में पछतावा रह जाता। वो पलंग की पार्टी पर बैठी थी, धीरे से मेरे पास सरक आई। मम्मी, मुझे क्या फिर वहाँ जाना पड़ेगा? मैंने देखा उसके होंठ कांप रहे थे और चेहरे पर भय पुता हुआ था। मृत्यु से साक्षात करने का हौसला कितनों के पास होता है? फिर यह तो लाख दिलेर ही सही, थी तो एक नन्ही सी लड़की ही। उसके बदहवास चेहरे को देखकर मुझे प्यार हुआ आया। उसका चेहरा अपनी हथेलियों में थाम कर मैंने कहा, नहीं बेटे, तुम वहाँ नहीं जाओगी। प्रसाद अंकल ने कल मुझे पूछा भी था, पर मैंने साफ मना कर दिया। कहीं बच्चे भी ऐसी जगह जाते हैं? थैंक यू मम्मी, उसने कहा और फिर धीरे से अपने को छुड़ा लिया। थोड़ी देर तक दीवार की ओर ताकते हुए चुपचाप बैठी रही, फिर सहमी सी आवाज़ में बोली, उस दिन उन्हें अस्पताल में देखकर मेरा मन कैसा तो हो गया था। वे बाहों में भरकर मुझे प्यार कर रही थीं और मैं भागने के लिए छटपटा रही थी। वे मेरी बलाएं ले रही थीं और मैं मन ही मन उन्हें कोस रही थी। उन्हें ये सब पता तो नहीं चला होगा ना? उसका स्वर इतना करुण था कि सांत्वना देना जरूरी हो गया। उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए मैंने कहा, नहीं बेटे, उन्हें कुछ पता नहीं चला होगा, क्योंकि जो प्यार करते हैं वे आंख मूंद कर प्यार करते हैं। अपनों की गलतियां देखने वाली नज़र ही उनके पास नहीं होती। सच मम्मी, उसने कहा और मेरी गोद में दुबक गई। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की एक अति संवेदनशील कहानी शापित शैशव। आशा करती हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, आनंदमय हो।